जब मैं 8 साल का था, सिर्फ एक फल काटने वाले चाकू के सहारे सीमा के उस पार कुछ अमीर घरों के बच्चों की जान बचाई थी। फिर मुझे वापस घर लाया गया और तभी मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। मैं एक बड़े रईस खानदान का बड़ा बेटा था, लेकिन घर लौटने पर कोई रोने धोने वाला मिलन नहीं हुआ। मुझे बस मिसेस लिन की नफरत भरी नजर मिली और आते ही ताकत दिखाने की कोशिश। तुम वापस आ सकते हो, लेकिन अपने छोटे भाई को परेशान करने की मत सोचना। सबको लगा मैं ये सुनकर रो पड़ूंगा, लेकिन मैंने सीधे अपने असली पिता की तरफ देखा और सपाट आवाज में पूछा, क्या ये मेरी सौतेली माँ है? मेरे कपड़े ठीक कर रही औरत लगभग खांस पड़ी। उसने जल्दी से मुंह ढक लिया। मिसेस लिन तुरंत खड़ी हो गई। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ कैसे हुई? मैंने बड़ी काली आंखों से उनकी तरफ देखा। नहीं है क्या? अगर मैं सच में आपका बेटा हूं तो इतने साल मैं खोया रहा। क्या आपको मेरे साथ अच्छा नहीं होना चाहिए था? आप गोद लिए बेटे को मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं और मुझे देखकर आप खुश भी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर उनके पास जवाब नहीं बचा। वो ऐसे खड़ी रह गई जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। मेरा कमरा कहाँ है? लिन बिंगवन थोड़ा रुके। दूसरी मंजिल पर, खिड़की वाला कमरा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, फिर बिना किसी की तरफ देखे ऊपर चला गया। सीमा छोड़ने के बाद से जगह ने मुझे हमेशा सतर्क रखा था। मैं कई दिनों से ठीक से सोया नहीं था। 10 साल का शरीर आखिर कितना सहता। कमरे में पहुंचते ही सीधा बेहोश होकर सो गया। जब आंख खुली, अगली सुबह थी। मैं जैसे ही खाने वाले कमरे के पास पहुंचा, अंदर से लिंजिंग चुन की शिकायत भरी आवाज आई। इतनी देर हो गई। मेरे दोस्त बार बार फोन कर रहे हैं। मॉम। मैं उसके लिए और इंतजार नहीं करना चाहता। मिसेस लिन ने प्यार से उसका गाल दबाया। जाओ, दोस्तों को जवाब दे दो, हम अभी निकलते हैं। लिन जिंगचुआन खुशी से उछल गया। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो चाहता था मैं और देर तक सोता रहता। मिसेस लिन ने समय देखा। उनका थोड़ा सा बचा सब्र भी खत्म हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे देखा और ठंडी आवाज में बोली, दोपहर तक सोते रहे, सबको इंतजार करवाया, जरा भी तहजीब नहीं, और बाद में जिंगचुआन के दोस्तों से मिलना तो ढंग से रहना। वो बड़े घरों से हैं, तुम जहां पले बड़े हो। ये वैसा नहीं है। मैं चुपचाप बैठ गया, दूध का घूंट लिया, फिर शांत आवाज में बोला, मैं नहीं जा रहा, मेरा इंतजार मत कीजिए। मिसेस लिन रुक गई। मैंने बिना भाव बदले कहा, वैसे भी आपने कभी पूछा ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूं या नहीं। लिन जिंगचुआन तुरंत बोल पड़ा, मॉम, इसे यहीं छोड़ दो। इसके लिए नए कपड़े मत लेना, स्कूल बैग भी मत देना। स्कूल में सब इसका मजाक उड़ाएंगे। मिसेस लिन ने सिर हिलाया, रूमाल मेज पर फेंका और बाहर चली गई। उनके जाने के बाद आखिर शांति हो गई। मैं आराम से खाना खाने लगा। तभी ऊपर से लगभग 16-17 साल की एक लड़की नीचे आई। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। वो बिना कुछ बोले कुर्सी पर धम्म से बैठ गई और नौकर से बोली, आज सैंडविच नहीं चाहिए, मुझे स्टेक चाहिए, जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। नौकर तुरंत बोला, जी मिस, अभी लाया। फिर वो हमारी तरफ मुड़ा, मिस, ये छोटे मालिक चेन चेन हैं, कल ही आए हैं। और यंग मास्टर, ये आपकी बड़ी बहन लिन शुरन है। लिन शुरन ने सिर तक नहीं उठाया, बस चिढ़कर बोली, इस बच्चे की वजह से मॉम और डैड पहले ही बहुत लड़ चुके हैं, अब इसे वापस लाकर घर और खराब करेंगे। नौकर ने मुझे अजीब नजर से देखा। फिर उसने देखा मैं लिन शुरन के हाथ में रखे लैपटॉप को ध्यान से देख रहा था। वो झुककर धीरे से बोला, यंग मास्टर, कुछ चाहिए? मैंने चमकती स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये कहाँ मिलता है? नौकर थोड़ा रुका। आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं? आप अभी छोटे हैं और शायद पहले इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपके कमरे में अभी नहीं रखा गया। मैंने कुर्सी के नीचे हाथ डाला, एक प्लास्टिक की थैली निकाली, फिर उसमें से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या इतने पैसों में वो चीज आ जाएगी? मेरी बात सुनकर यहाँ की लैपटॉप में डूबी हुई लिन शुरन भी चौंक गई। फिर अचानक हंस पड़ी। तुम्हें कंप्यूटर चाहिए? ठीक है, दिला दूंगी, लेकिन चलाना आता भी है? मैं बिना झिझक आगे बढ़ गया। सिखाइए। लिन शुरन ने मुझे पास बुलाया। ध्यान से देखो, स्क्रीन पर जो कुछ दिखता है सब ऐसे चिन्हों से बनता है। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं, स्क्रीन पर लिखी लाइनें आंखों को चकरा दें। फिर उसने एक बटन दबाया और नई खिड़की खुल गई। वो मुस्कुराकर लैपटॉप मेरी तरफ खिसका लाई। आसान है ना? चलो, अब तुम करके दिखाओ। बेवकूफ भी सीख सकता है। अगर नहीं कर पाए तो समझूंगी तुम बिल्कुल निकम्मे हो। और फिर मुझे बहन मत कहना। बाहर मिलो तो पहचानना भी मत। पास खड़ा नौकर चुपचाप पसीना पोंछने लगा। उसे लगा मैं गांव में बड़ा हुआ हूं, शायद कंप्यूटर को छुआ तक नहीं होगा। उसे मुझ पर तरस आ गया। लिन शुरान ने मुझे घूरा। क्या देख रहे हो? शुरू करो। मैं मेज के पास गया। मेरी लंबाई इतनी भी नहीं थी कि ठीक से ऊपर देख सकूं। बस छोटा सा सिर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। दिखने में थोड़ा मजेदार लग रहा था। मैंने धीरे धीरे बटन दबाने शुरू किए। हर अक्षर को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार सीख रहा हूं। लिन शुरन बहुत खुश हो रही थी। वो पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। उसे पूरा भरोसा था कि मैं थोड़ी देर में हार मान लूंगा और फिर वो मेरा मजाक उड़ाएगी। शुरू में मैं धीरे था, लेकिन जैसे ही दिमाग में सारे बटन याद हो गए, मेमोरी तेजी से चलने लगी। लिन शुरन को लगा मैं बस बटन दबा रहा हूं, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी देखी
लगभग गिर गया। ये तुमने लिखा? उसने तुरंत लैपटॉप छीन लिया। हर तरफ देखने लगी कि कहीं मैंने चीटिंग तो नहीं की। मैंने हैरानी से कहा, आप तो पूरा समय देख रही थीं। अगले ही पल मुझे ऐसे देखने लगे से मैं इंसान ही नहीं हूं। उसने बिना कुछ कहे मुझे उठाया और सीधे ऊपर ले गई। लिन शुरन ने मुझे अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठाया। फिर चारों स्क्रीन एक साथ खोल दी। हर तरफ कोड ही कोड फैला था। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। बताओ, इसमें कितना समझ आता है? मैंने स्क्रीन ध्यान से देखी, फिर तीसरी स्क्रीन की एक लाइन की तरफ इशारा किया। ये गलत है क्या? लिन शुरन तुरंत झुक गई। गलती कहाँ? मैंने स्क्रीन छुई, गलत लाइन मिटाई और नई लिख दी। अरे, कुछ भी मत छुओ। लिन शुरन लगभग पागल हो गई। वो कई दिनों से सोई नहीं थी। ये उसके मुकाबले का आखिरी खेल था और अब एक बच्चा उसका काम खराब कर रहा था। उसे ये तक याद नहीं रहा, देखने के लिए उसी ने कहा था। वो फटने ही वाली थी, अचानक स्क्रीन चमक उठी। बड़े अक्षरों में लिखा आया, वन। वन स्पीकर से उसके साथियों की चीख गूंज उठी। गॉड स्मो, तुम कमाल हो। तुमने बग ढूंढ लिया। हम जीत गए। लिन शुरन वहीं खड़ी रह गई। धीरे धीरे उसने तीसरी स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी होती चली गईं। फिर उसने सिर खुजाया। चेहरे पर अजीब शर्म थी, जैसे कोई उस्ताद के सामने अपना हुनर दिखाने जाए, खुद ही पकड़ा जाए। कुछ देर बाद उसने पूछा, अब भी कंप्यूटर चाहिए? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। वो हंस पड़ी। ठीक है, मैं दिलाऊंगी। रास्ते में उसने फोन में डिक्शनरी खोली। असल में वो मुझे परख रही थी, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में मैं पूरी डिक्शनरी खत्म कर चुका था। लिन शुरन मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा हो। तुम्हारा दिमाग आखिर चलता कैसे है? क्या हमारे खानदान में सच में ऐसे लोग होते हैं? ये पहली बार था मैं इतनी भीड़ और रोशनी वाली जगह आया था। मेरी आदत तुरंत जाग गई। मैं हर चेहरे को ध्यान से देखने लगा। लिन शुरन को लगा मैं घबरा रहा हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। वो भूल चुकी थी, कुछ घंटे पहले तक वो मुझे पसंद भी नहीं करती थी। उधर मुझे किसी का छूना पसंद नहीं था। मैंने कई बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी खुश थी, मुझे पकड़कर आगे खींचती रही। इलेक्ट्रॉनिक बाजार पहुंचते ही वो अकड़कर अंदर गई। सबसे अच्छा सामान निकालो। दुकानदार उसका जानकार था। मुझे उसके साथ देखकर वो दंग रह गया। मिस लिन, आप छोटे भाई के साथ खरीदारी? ये तो पहली बार देख रहा हूं। हालांकि छोटे मालिक काफी धूप में जले हुए लग रहे हैं। लिन शुरन ने गर्व से हाथ हिलाया। अरे छोड़ो, ये रोने वाला लिन जिंगचुआन नहीं है, ये मेरा असली भाई है। खून का रिश्ता ये बहुत बड़ा है, इसे घर भिजवा दो। इतना कहकर लिन शुरन मुझे खींचते हुए किताबों की दुकान में ले गई। अंदर जाते ही उसने शुरुआत वाली कोडिंग की ढेर सारी किताबें उठाईं और मेरे में ठोंस दी। ये बुनियाद के लिए है, तुम्हारा कोड बहुत बिखरा हुआ है। मैं ईंट जैसी मोटी किताबें पकड़े खड़ा था। तभी मेरी नजर एक जान पहचान वाले चेहरे पर पड़ी। उधर उसने भी मुझे देख लिया। वो जल्दी से पास आई। लिनचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आने वाली थी। तुम ठीक हो ना? इस शहर में मैं सिर्फ उसी को जानता था और वही थी जिसने पहले मेरी मदद की थी। मैंने सिर हिलाया। अब मैं लिन परिवार के साथ रहता हूँ। सब ठीक है, धन्यवाद। वो मुस्कुराई। अच्छी बात है, लेकिन लिन शुरन से थोड़ा बचकर रहना। वो ज्यादा नरम दिल नहीं है। मैं सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। लिन शुरन तूफान की तरह सामने आई। उसने लड़की का कॉलर पकड़ लिया। यून रुयाओ, किसे बदमाश बोल रही हो? ये मेरा भाई है। इसके इतने पास क्यों खड़ी हो? लड़ना है क्या? यून रुयाओ चौंक गई। तुम दोनों साथ आए हो? लिन शुरन ने नाक सिकोड़ ली। और नहीं तो क्या, क्या मैं तुम्हारे साथ आती? यून रुयाओ ने दोनों हाथ उठा दिए। गलतफहमी हो गई। मैं और तुम्हारा भाई सीमा से साथ लौटे थे। इसने मेरी बहुत मदद की थी, बस इसलिए हाल पूछ रही थी। फिर वो मेरी बाहों में रखी किताबों की तरफ झुकी। ये सारी तुम्हारे लिए है, तुम सच में पढ़ लोगे? मैंने सिर हिलाया। फिर याद आया कि वो पढ़ाई में बहुत तेज मानी जाती है। मैंने पूछा, क्या आप मेरे लिए पढ़ाई की अच्छी किताबें चुन सकती हैं? यून रुयाओ मुस्कुराई। वो साफ खुश थी कि अब वो मेरी मदद लौटा सकती है। जरूर। उसने कुछ किताबें निकाली, फिर मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लिन शुरन की ठंडी नजर देखकर रुक गई। उसने हाथ मोड़ा, ऊपर रखी किताबों की तरफ इशारा किया। असल में पढ़ने की आदत जल्दी डालनी हो तो तस्वीर वाली किताबें सबसे अच्छी रहती हैं और वो बोर भी नहीं करती। चाहिए? मैंने पहले कभी ऐसी किताब नहीं पढ़ी थी। मैंने उत्सुक होकर सिर हिलाया। तुम्हारी पहुंच नहीं होगी, मैं निकाल देती हूँ। मैं हाँ बोलने ही वाला था, अचानक मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। लिन शुरन ने फिर मुझे उठा लिया था। वो यून रुयाओ को देखकर मुस्कुराई। ये तुम्हारा भाई है क्या? तुम अपना काम देखो। यून रुयाओ बस बेबस होकर हंस दी। किताबें लेने के बाद हम तीनों दुकान से बाहर निकले। यून रुयाओ ने आइसक्रीम खाने का सुझाव दिया। जैसे ही मीठा स्वाद मेरी जुबान पर आया, मेरी आंखें चमक उठीं। लिन शुरान पूरे समय मेरा चेहरा देख रही थी। मुझे खुश देखकर वो खुद बहुत खुश हो गई। इतना पसंद आया तो पूरा फ्रीजर भरकर खरीदेंगे, जितना मन करे खाना।
तभी मेरी आदत के कारण मैंने कॉच के बाहर देखा और मेरी नज़र सीधे लिन जिंगचुआन से टकराई। वो बाहर खड़ा हमें घूर रहा था। उसके साथ खड़े बच्चों ने भी अंदर देखना शुरू कर दिया। अरे, वो तुम्हारी बहन नहीं है? उसने तो कहा था वो बहुत व्यस्त है। फिर ये किसके साथ बैठी है? तुम तो कहते थे वो तुमसे बहुत प्यार करती है। चलो अंदर चलते हैं, उसे बोलेंगे हमें हैगेन-दाज़ खिलाए। हाँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बाकी बच्चे उसे उकसाने लगे। लिन जिंगचुआन ने होंठ काटे। उसकी नज़र हम तीनों पर टिकी हुई थी। चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये गाँव वाला लड़का कैसे मेरी बहन के साथ घूम रहा है। पूरा झुंड सीधे हमारी मेज़ तक आ गया। सिस! लिन जिंगचुआन सबसे पहले भाग कर आया। उसने लिन शुरान की बाँह पकड़ ली और मीठी आवाज़ में बोला, आप बिना बताए बाहर आ गईं। हम साथ आ सकते थे। मेरे सारे दोस्त आपको पसंद करते हैं। बाकी बच्चे भी बोलने लगे। शुरान, जिंगचुआन कहता है आप गेम्स में बहुत अच्छी हैं। हमें भी सिखाइए ना। वाह! इतनी सारी आइसक्रीम। हम भी खा सकते हैं। लिन शुरान का सिर दर्द करने लगा। उसने लिन जिंगचुआन का हाथ झटक दिया। खुद खरीद लो। तुम गरीब नहीं हो। मेरा दिन खराब मत करो। लिन जिंगचुआन पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसे सबके सामने ऐसे टाल देगी। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने होंठ काटे और दुखी चेहरा बनाकर बोला, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। बाकी बच्चे मुझे देखने लगे। ये कौन है? ये शुरन के साथ क्यों बैठा है? क्या ये रुयाओ का छोटा भाई है? लिन जिंगचुआन घबरा गया। उसे डर था कि सबको पता चल जाएगा वो गोद लिया हुआ है। जल्दी में वो बोल पड़ा, ये नए नौकर का बेटा है। बाकी बच्चों को जवाब मिल गया। अब वो मुझे तुच्छ नजरों से देखने लगे। ओह, इसलिए इतना काला है। इसके कपड़े भी कितने खराब हैं। जिंगचुआन, तो तुम्हारी बहन तो बहुत दयालु है। नौकर के बच्चे को भी साथ घुमा रही है। तो फिर वो हमें क्यों नहीं खिलाती? असल बात आइसक्रीम की नहीं थी। अमीर घरों के बच्चों को बस ना सुनने की आदत नहीं होती और मुझे वो अपने से नीचे समझ रहे थे, इसलिए और अकड़ दिखा रहे थे। लेकिन लिन जिंगचुआन कुछ और बोल पाता पहले ही धड़ाम। लिन शुरान ने जोर से मेज पर हाथ मारा। आवाज सुनकर सारे बच्चे डर से उछल पड़े। उसने ठंडी नजर से लिन जिंगचुआन को देखा। अभी तुमने किसे नौकर का बेटा कहा? लिन परिवार में रहते रहते अपनी औकात भूल गए हो क्या? उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और पास खींचा। जो खाते हो, जो पहनते हो, यहां तक कि तुम्हारा नाम भी, सब किसी और का दिया हुआ है। फिर झूठ बोलने का हक किसने दिया? लिन जिंगचुआन ने उसे कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। इतनी बेइज्जती भी पहली बार हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लिन शुरन ने उसे धक्का देकर अलग किया, फिर बाकी बच्चों की तरफ उंगली उठाई। ध्यान से सुन लो, ये मेरा भाई है, सगा भाई। अगर तुम में से किसी ने भी इसे परेशान किया तो मैं खुद तुम सबके घर पहुंचूंगी। सारे बच्चे डर गए और चिड़ियों की तरह भाग निकले। लिन जिंगचुआन पीछे खड़ा आंखें मलता रहा। उसने जाते जाते मुझे घूरा, फिर रोता हुआ मिसेस लिन को ढूंढने भाग गया। सामने बैठी यून रुयाओ ने सिर हिलाया। उस गोद लिए लड़के को सच में काबू में रखने की जरूरत है। लिन शुरान ने बस ठंडी सांस छोड़ी, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोली। मैंने सब सुना था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। लिन जिंगचुआन की बातें मेरे लिए बेअसर थीं। खाना खत्म होने के बाद भी लिन शुरान का जोश कम नहीं हुआ। अब क्या चाहिए? चलो, वो भी दिलाते हैं। मैंने सिर हिलाया। घर जाना है, तड़ना है। तभी धड़ाम, नीचे पहली मंजिल से जोरदार धमाका हुआ। फिर चीखें गूंज उठी। बाकी लोग समझ पाते उससे पहले ही मैं झुककर छिप चुका था। लिन शुरान और यून रुयाओ भी डरकर तुरंत मेरे साथ नीचे बैठ गईं। ये क्या था? मैंने उनकी तरफ देखा और होठों पर उंगली रख दी। फिर धीरे से कहा, गोली। दोनों का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने नीचे देखा। भीड़ भरे हाल के बीच एक नकाब वाला आदमी बंदूक घुमा रहा था। कोई हिलेगा नहीं, वो गरजा। फिर उसने बंदूक से गहनों वाला कौच तोड़ दिया। सारा सोना निकालो अभी। दुकान वाले कौंपते हुए उठे, हाथ ऊपर किए, फिर डरते डरते तिजोरियां खोलने लगे, गहने थैलों में भरने लगे। मुझे उस आदमी में कुछ अजीब लगा। युन रुयाओ ने भी नोटिस किया। वो उसकी बंदूक पकड़ने वाली उंगलियां देखने लगी। उसके हाथ कांप रहे हैं, खड़ा भी मुश्किल से हो रहा है। वो नशे में है। अगर पुलिस अचानक अंदर आई तो वो पागल हो जाएगा। और सच में कुछ ही मिनट बाद पुलिस पहुंच गई। आदमी और ज्यादा घबरा गया। उसने एक कर्मचारी के सिर पर बंदूक रख दी। तूने बताया था, तूने पुलिस बुलाई। धड़ाम, उसने बिना सोचे गोली चला दी। खून छिटक गया, लेकिन हाथ कांपने की वजह से निशाना बिगड़ गया। गोली सिर की जगह कंधे में लगी। कर्मचारी दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा। फिर पूरा हाल चीखों से भर गया। बच्चों के रोने की आवाज सबसे तेज थी। आदमी ने तुरंत उधर देखा। कुछ बच्चे एक कोने में सिमटे हुए थे। वो तेजी से वहां गया, एक बच्चे का कॉलर पकड़ा और बंदूक उसके सिर पर रख दी। रोना बंद, एक आवाज और निकली, तो मार दूंगा। वो बच्चा लिन जिंगचुआन की क्लास का था। उधर मिसेज लिन मैनिक्योर करवाकर लौटी थी। अब वो सजावटी पौधों के पीछे छिपी हुई थी, लिन जिंगचुआन को कसकर पकड़े हुए। लिन शुरन ने तेज सांस ली। इतनी बदकिस्मती भी। तभी मैं हिल गया। मैं झुककर पास वाली दुकान में घुसा। वो बाहर घूमने वाले सामान की दुकान थी। दुकानदार काउंटर के पीछे पेट के बल पड़ा कांप रहा था।
मैंने जल्दी जल्दी सामान उठाया, मुड़ने वाला चाकू, रस्सी, फिर जाते जाते काउंटर से मारकर भी उठा लिया। युनरुयाओ मेरे पीछे भागती हुई आई। तुम क्या कर रहे हो? मैंने मारकर उसकी तरफ बढ़ाया। आप लिखेंगी। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं आगे बढ़ चुका था। वो भी पीछे दौड़ी। हम दूसरी मंजिल के सामने वाले हिस्से तक पहुंचे। बाहर शीशे के दूसरी तरफ पुलिस तैयार खड़ी थी। वो अंदर घुसने वाले थे। मैंने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें रोका। बचाव का इंतजार कर रहे लोग डरे हुए थे। कोई आवाज तक नहीं कर रहा था। जैसे ही युन रुयाओ पहुंची, मैं वो हाथ पकड़ा और बाहर पुलिस की तरफ इशारा किया। लिखिए, बंदूक वाला आदमी नशे में है, अकेला है, एक आदमी को गोली मार चुका है, अब उसके पास बच्चा बंदी है। तभी युन रुयाओ को समझ आया कि मैं मारकर क्यों लाया था। वो तुरंत शीशे पर लिखने लगी। बाहर रस्सियों पर लटके पुलिस वाले रुक गए। उन्होंने तुरंत खबर ऊपर भेजी। मैंने फिर युन रुयाओ की बांह खींची और शांत आवाज में कहा, और शायद उसके पास बम भी है। मैंने तार देखी थी, लेकिन उसका रंग अजीब था। युन रुयाओ और लिन शुरान दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। लिन शुरन जल्दी से मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। तार का रंग कैसा था? मैंने शांत आवाज में कहा। रंग बिरंगा। सीमा पर जो मैंने देखे थे वो हमेशा मिट्टी जैसे या धूसर रंग के होते थे। ये शायद नकली सामान है, गेम वाले नकली हथियारों जैसा। आजकल वैसे सामान बहुत चलते हैं, बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। लिन शुरन ने गंभीर चेहरा बनाकर यूं रुयाओ की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। यूं रुयाओ ने होंठ भींचे, फिर शीशे पर अगला संदेश लिखा। संदिग्ध आदमी के पास बम हो सकता है। ऐसे समय में हर शब्द सोचकर लिखना पड़ता है। अगर बात साफ न हो तो पुलिस बच्चों की बात को मजाक समझ सकती थी और उससे लोगों की जान जा सकती थी। बाहर पुलिस वाले काफी देर तक आपस में बात करते रहे। तभी मैंने फिर यून रुयाओ की बांह खींची। मेरी आवाज छोटी थी लेकिन बिल्कुल स्थिर। मैं नीचे जाकर उन्हें निकालता हूं। यून रुयाओ और लिन शुरन दोनों मुझे घूरने लगी और एक साथ बोल उठी, बिल्कुल नहीं, बहुत खतरनाक है। 10 साल के बच्चे को बंदूक वाले आदमी के सामने भेजना था। लेकिन तभी नीचे से बच्चे के रोने की आवाज फिर आई। उसके बाद उस आदमी की गुस्से भरी चीख। पूरा बाजार जैसे सांस रोके खड़ा था। यून रुयाओ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम सच में ये कर सकते हो, है ना? मैंने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया। उसने लंबी सांस छोड़ी, लिन शुरन का हाथ हटाया, फिर मेरी तरफ देखा। तो संभल कर जाना। यह पहली बार था जब किसी ने मुझसे ऐसा कहा था। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर रस्सी पकड़ ली और दोनों पलक झपकाती पहले ही मैं नीचे फिसल चुका था। यून रुयाओ और लिन शुरन रेलिंग से झुककर नीचे देखने लगी। भीड़ के बीच मेरा छोटा सा शरीर गायब हो चुका था। सिर्फ बंदूक वाला आदमी ही नहीं, भीड़ में ज्यादातर लोगों ने मुझे देखा तक नहीं। जिन्होंने देखा भी समझ ही नहीं पाए कि अभी हुआ क्या। लिन शुरन मुझे भीड़ के बीच झुककर आगे बढ़ते देखती रही, धीरे धीरे मिसेस लिन और लिन जिंगचुआन की तरफ। अचानक उसने यून रुयाओ की बांह पकड़ ली। उसकी आवाज कौंप रही थी। क्या मैंने गलती की? चंचन अभी घर आया है। उसे पता है उसके माँ बाप कैसे हैं। उसके पिता को सिर्फ पैसे से मतलब है। उसकी माँ हमेशा लिन जिंगचुआन को चुनेगी और मेरे लिए वो बस एक बच्चा था जिसे मैं ऐसे ही साथ घुमा रही थी। क्या भाई जैसा शब्द इतना काफी है कि वो जान जोखिम में डाल दे? यून रुयाओ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जो वो सोच रही थी वह नहीं बोली। मेरे लिए ये लोग परिवार नहीं थे, अजनबी थे। कुछ पल बाद उसने कहा, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें भरोसा करना होगा कि वो उन्हें बचा सकता है। उसे यकीन था मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूं। नीचे पहली मंजिल बंधक बना बच्चा अब भी रो रहा था। वो बस डर के मारे रोए जा रहा था। नशे में धुत बंदूक वाला आदमी बुरी तरह चिढ़ चुका था। चुप हो जा, एक आवाज और निकाली तो अभी मार दूंगा। उसने बंदूक सीधी बच्चे के सिर पर रख दी। आसपास खड़े लोग डर से कांप उठे। उधर बाहर से पुलिस वाले धीरे धीरे अंदर घुसने लगे, साधारण कपड़ों में, भीड़ में मिलते हुए। जैसे ही उन्होंने गहनों वाली दुकान के पास का हाल देखा, सबके चेहरे उतर गए। अब उन्हें समझ आया कि पहले अंदर घुसना कितनी बड़ी गलती होती। अगर एक भी बच्चा मर जाता, सब खत्म हो जाता। और आसपास की इमारतें ऐसी थीं, दूर से गोली चलाने की जगह भी नहीं थी। इसलिए काम और मुश्किल हो गया। वो किसी अजीब बच्चे पर भरोसा भी नहीं कर सकते थे। बस धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ते रहे। मैं सजावटी पौधों के पीछे से निकलकर मिसेस लिन और लिन जिंगचुअन के पास पहुंचा। लिन जिंगचुअन अभी भी मिसेस लिन की बाहों में मुंह छिपाकर रो रहा था। मुझे देखते ही मिसेस लिन दंग रह गईं। तुम यहां कैसे आए? फिर उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। वो मुश्किल से एक बच्चे को संभाल पा रही थी, अब दूसरे का क्या करती? लेकिन मैंने उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उनका हाथ हटाया और तेजी से लिन जिंगचुआन की गर्दन के पीछे वार किया। मैं छोटा था लेकिन ताकत काफी थी। वो तुरंत बेहोश होकर ढीला पड़ गया। मिसेस लिन लगभग चीख पड़ी। मैंने तुरंत उनका मुंह दबा दिया, फिर पास वाली इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था, वो लिन जिंगचुआन को उठाकर वहां से निकल सकती थी। और तभी अंदर कुछ बदल गया, जैसे अचानक उन्हें समझ आ गया हो। उन्होंने लिन जिंगचुआन को कसकर पकड़ा
और झुकते हुए सीढ़ियों की तरफ रेंग गईं। वहां छिपने की जगह काफी थी, कोई उन्हें देख नहीं सकता था। लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर मिसेस लिन को एहसास हुआ मैं उनके पीछे नहीं आ रहा। उन्होंने पलट कर देखा, मैं वहीं झुक कर बैठा था, ठीक उसी जगह जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। मैं बस शांत आंखों से उन्हें देख रहा था। मेरे चेहरे में, मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उनके दिल में अजीब सा दर्द भर दिया। जैसे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की कि कोई मुझे अपने साथ ले जाएगा। जैसे मेरी पूरी जिंदगी बस यही रही हो, दूसरों को जाते हुए देखना। मिसेस लिन ने होंठ खोले। उन्होंने मेरा नाम पुकारना चाहा, लेकिन आवाज सिर्फ उनके दिल में रह गई। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और इशारे से कहा, जल्दी जाइए। वो कहना चाहती थी, अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बाहों में बेहोश लिन जिंगचुआन को देखा, उसे खोने का डर बाकी हर चीज पर भारी पड़ गया। आखिरकार उन्होंने मुझे एक लंबी नजर से देखा, फिर मुड़ गईं, दूसरी मंजिल पर। लिन शुरान ये सब देख रही थी। उसका जबड़ा भींचा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे अपनी बेबसी से नफरत हो रही थी, और अपनी मां की बेरुखी से उससे भी ज्यादा। अब जब वो मुझे देख रही थी, तो उसकी आंखों में सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, अब वो सच में मेरे लिए परेशान थी। मैंने तब तक इंतजार किया, जब तक यकीन न हो गया कि मिसेस लिन सुरक्षित सीढ़ियों तक पहुंच गई हैं। फिर मैंने नजर हटा ली। मैं हमेशा मानता था कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लिन शुरन ने मुझे कंप्यूटर दिलाया था, आइसक्रीम खिलाई थी। ऐसा एहसान लौटाना पड़ता है। और जहां तक बाकी लोगों की बात थी, मुझे पालने वाले बूढ़े आदमी ने एक बार कहा था, जब दुनिया में बुरे लोग बहुत ज्यादा हो जाएं, तो अच्छा इंसान बने रहने का एक ही तरीका है, अच्छे काम करते रहो। मैं गांव वालों जैसा नहीं बनना चाहता था, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता था। पास बैठे बच्चे अभी भी रो रहे थे, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे, और उसी वजह से बंदूक वाला आदमी बार बार उनका ध्यान कर रहा था। लेकिन उसी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसकी उंगलियों की नसें उभर आई थीं। जिस बच्चे को उसने पकड़ रखा था, उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। मुझे समझ आ गया, समय खत्म हो रहा है। मैं धीरे से बच्चों के बीच घुस गया। जैसे ही बंदूक वाला आदमी फिर दरवाजे की तरफ देखने को मुड़ा, मैंने अचानक बंधक बच्चे की टांग पकड़कर जोर से खींचा। वो आदमी पूरी तरह संभल नहीं पाया, उसकी पकड़ छूट गई। बच्चा नीचे गिरकर छूट गया। किसने किया ये? वो गुस्से में पलटा और बिना सोचे बंदूक आगे मार दी। धड़ाक। बंदूक का पिछला हिस्सा सीधे मेरे माथे पर लगा, लेकिन मैं हिला तक नहीं। आसपास खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। सबको डर था कि कहीं वो घबराकर गोली न चला दे। कोई आम बच्चा होता तो अभी तक रोते रोते टूट चुका होता, लेकिन मैं नहीं रोया। मैंने धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मेरी आंखें शांत थीं, काली और बिल्कुल स्थिर। यहां तक कि वो आदमी भी कुछ पल रुक गया। फिर उसके नशे में डूबे दिमाग ने फैसला किया, अच्छा, कम से कम ये चिल्लाता तो नहीं। उसने मुझे पकड़ लिया और नया बंधक बना लिया। ये किसी ने नहीं सोचा था, ना ऊपर खड़ी युन रुयाओ और लिन शुरन ने, ना भीड़ में छिपे पुलिस वालों ने। पुलिस को पहले ही यकीन नहीं हो रहा था कि सारी जानकारी एक 10 साल के बच्चे ने दी थी, और अब वही बच्चा सच में सब कर भी रहा था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, मौका मिलते ही आगे बढ़ना। जैसे ही उसने मुझे उठाया, मुझे साफ दिख गया कि सारे पुलिस वाले कहाँ हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत दूर थे। मुझे इंतजार करना था कि वो और करीब आए। फिलहाल मुझे बस शांत रहना था और कमजोर दिखना था। लेकिन तभी उस आदमी का फोन बज उठा। रिंग की आवाज पूरे हाल में गूंज गई। हर कोई जम गया। आदमी ने नंबर देखा। उसका चेहरा बदल गया, घबराया हुआ, बेचैन। उसने मुझे नीचे गिराया। एक हाथ से बंदूक मेरी तरफ ताने रखी, दूसरे हाथ से फोन निकाला। तुम हो? ब्रेकअप? नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें दहेज चाहिए था ना? मैं ला रहा हूं, सब दूंगा। आज ही तुम्हारे घर आकर शादी की बात करूंगा। लेकिन तभी फोन कट गया। दूसरी तरफ की खामोशी ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पागलों की तरह चिल्लाया, सब झूठे हो, तुम सब झूठे हो। और उसी पल उसने बंदूक उठा ली। जैसे ही उसकी उंगली घोड़े पर गई, मैं हरकत में आ गया। मैं परछाई की तरफ फिसला, चुप और तेज, सीधे उसके पीछे पहुंचा। चाकू एक पल के लिए रोशनी में चमका, फिर छपाक। मैंने उसकी कलाई पर साफ वार किया। उसकी चीख पूरे हाल में गूंज उठी। बंदूक नीचे गिर गई। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धुंधली आंखों से उसने लोगों को अपनी तरफ भागते देखा। उसके चेहरे पर निराशा फैल गई, लेकिन फिर भी उसने दूसरी हाथ से बंदूक पकड़ ली और उसे अपने पेट की तरफ घुमा दिया। पास पहुंच चुके पुलिस वाले डर से चिल्ला उठे, सब नीचे झुको। सब लोग तुरंत जमीन पर लेट गए। किसी को नहीं पता था बम कितना बड़ा है।
ऐसे समय में खुद को बचाना ही सही था। नीचे झुको, सिर ढको। लेकिन तभी दूसरी चीख गूंजी। सबने सिर उठाकर देखा। मैं उस आदमी के पास घुटनों के बल बैठा था। मुड़ने वाला चाकू बार बार ऊपर उठा और नीचे गिरा। हर वार के साथ खून की बूंदें उछल रही थीं। उस आदमी की दूसरी कलाई भी पूरी तरह कट चुकी थी। अब वो दोनों हाथ हिला नहीं सकता था। मैंने उसका कोट फाड़ डाला। अंदर बंधी चीज देखकर मैंने ये जांचने की कोशिश भी नहीं की कि वो असली है या नकली। मैंने सीधे तार नोच डाले। फिर उठकर उसे दूर लात मार दी। जो पुलिस वाले अब तक चुपचाप देख रहे थे, सब सन्न रह गए। वो मुझे घूर रहे थे। एक छोटा बच्चा, हाथ में चाकू, कपड़ों पर खून, चेहरे पर भी खून। अगर मैं थोड़ा बड़ा होता तो शायद वो मुझे ठंडे दिल वाला हत्यारा समझ लेते। कुछ पल बाद उन्हें होश आया। फिर वो दौड़कर उस आदमी को पकड़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी दोनों कलाइयां देखीं, वो फिर मेरी तरफ देखने लगे। दोनों हाथों की नसें बिल्कुल साफ कटी हुई थीं। तभी युन रुयाओ और लिन शुरन भागती हुई आईं। दोनों मुझे सिर से पांव तक देखने लगीं। तुम्हारा गला दबाया गया था। कहीं दर्द तो नहीं? चक्कर तो नहीं आ रहा? अभी अस्पताल चलेंगे? सिर पर बहुत जोर से लगा था। मैंने खाली चेहरे से उनकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दोनों ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगी। तभी एक पुलिस वाला सामने आ गया। वो मुझे देखकर अटक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहे। आखिर उसने धीरे से पूछा, क्या ये छोटा पहले बयान दे सकता है? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बुलाए। लिन शुरन तुरंत आगे बढ़ी। क्या आपको दिख नहीं रहा? इसके सिर पर सूजन आई हुई है। हम पहले अस्पताल जाएंगे, अगर कुछ चाहिए तो लिन परिवार आ जाना। लिन बिंगवन मेरे पिता हैं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। अस्पताल में मेरे घाव साफ किए गए। गले की चोट पर भी दवा लगी। जब नर्सेस को पता चला कि मैंने बंदूक वाले आदमी को रोका था, तो वो रुक ही नहीं रही थी। बहुत बहादुर है। कितना प्यारा बच्चा है। यकीन ही नहीं होता। जांच खत्म होने के बाद मैं बाहर आया। युन रुयाओ और लिन शुरान दोनों वहीं इंतजार कर रही थीं। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं सच में ठीक हूं, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। युन रुयाओ हमेशा की तरह नरम आवाज में बोली, आगे से ऐसे खतरे मत लेना। खतरनाक काम बड़ों के लिए होते हैं। तुम अभी बच्चे हो। इस बार लिन शुरन भी उसी की तरफ थी। उसने बाहें मोड़ ली। अगर फिर ऐसा किया तो मैं हर जगह तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा दूंगी। मैं कहना चाहता था कि मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूं। लेकिन उनकी आंखों में एक जैसी चिंता देखकर मेरे सीने में अजीब सी गर्माहट फैल गई। इसलिए मैं चुप रहा। तभी गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंजी। लिन बिंगवन जल्दी जल्दी आते दिखाई दिए। उनके साथ एक और आदमी था। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, वो सीधे लिन शुरन की तरफ गए। तुम ठीक हो ना? लिन शुरन को उनकी यही बात सबसे ज्यादा नापसंद थी। वो जानते थे वही परिवार की जायदाद संभालेगी, इसलिए हमेशा उसी पर प्यार लुटाते थे। उसने उनका हाथ झटक दिया। मैंने किसी को नहीं बचाया। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तभी पहली बार लिन बिंगवन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी। वो भौहें चढ़ाकर बोले, तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने को, कॉल? तुम्हें अंदाजा है कितना खतरनाक था? और सुना है तुमने जिंगचुआन को बेहोश भी कर दिया। जरा भी समझ नहीं है। आगे से ऐसे तमाशे मत करना। उनकी बातें थप्पड़ जैसी लगीं। सिर्फ लिन शुरन को नहीं, यून रुयाओ का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। लिन शुरन तुरंत मेरे सामने खड़ी हो गई। डैड, इसने मॉम और जिंगचुआन की जान बचाई। पूरे बाजार को उड़ने से बचाया। लोगों को इसके सामने घुटनों पर बैठकर धन्यवाद करना चाहिए। आप इसे डांट कैसे सकते हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा ये घायल है? क्या आप इसे अपना बेटा मानते भी हैं? वो गुस्से और दुख दोनों से कांप रही थी, जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो। लेकिन लिन बिंगवन को अभी अभी डीएनए की रिपोर्ट मिली थी और उन्हें जरा भी पछतावा नहीं था। उनके लिए मैं उनका बेटा नहीं था, बस कोई अजनबी जो अचानक आ गया था। ऊपर से परिवार के बुजुर्ग ने मेरा नाम पहले ही परिवार में दर्ज कर दिया था, इसलिए वो मुझे निकाल भी नहीं सकते थे। इसीलिए उनका व्यवहार और ठंडा था। शुरन, बीच में मत पड़ो। ये बाहर पलकर बड़ा हुआ है। इसे आदत है। अगर अभी से काबू में नहीं रखा तो आगे मुसीबत करेगा। वो फिर मेरी तरफ बढ़े। लेकिन इस बार उनके रास्ते में युन रुयाओ आ गई। युन रुयाओ की बहुत इज्जत थी। हमेशा अच्छे नंबर, अच्छा व्यवहार, बड़ों का सम्मान। किसी ने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने शांत आवाज में कहा, अंकल लिन, सब पहले शांत हो जाइए। तभी उनके साथ आए आदमी ने मुस्कुराकर लिन बिंगवन के कंधे पर हाथ रखा। बच्चा अभी बहुत डरावनी चीज से गुजरा है। अगर बात करनी है तो बाद में कर लीजिए। और अगर इसे यहां देखकर आपको परेशानी हो रही है तो कुछ दिन मेरे घर रहने दीजिए। मुझे ये बच्चा पहली नजर में पसंद आ गया। यून रुयाओ की आंखें चमक उठी। डैड, मैं भी यही कहने वाली थी। चंचन हमारे घर रह सकता है। वो आदमी था यून रुयाओ का पिता, यून चिवान। वो मुस्कुराए। रुयाओ, तुम्हारी माँ हमेशा बेटा चाहती थी। कुछ दिन ये घर रहेगा तो वो बहुत खुश होंगी। पिता और बेटी दोनों ने मुझे बहुत जल्दी अपना लिया था और उनका अपनापन बिल्कुल सच्चा लग रहा था। दोनों परिवारों के व्यापारिक रिश्तों को देखते हुए
लिन वन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा हिचक गए। उनकी मुस्कान सख्त हो गई। आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं मिस्टर यून, ये बच्चा संभालना आसान नहीं है, यहीं ठीक रहेगा। वैसे भी परिवार के बड़े जल्द ही इसे बुलाएंगे, क्योंकि मैं उनका असली बेटा नहीं था और वो ये राज किसी और परिवार तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। इसलिए मुझे हर हाल में लिन परिवार का बेटा बनाकर रखना था। यून चिवान और यून रुयाओ के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले यून रुयाओ ने चुपके से मुझे अपना संपर्क दिया। अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। मैंने सिर हिलाया और वो पर्ची जेब में रख ली। दूसरों की दयालुता हमेशा याद रखता था, उसे कभी हल्के में नहीं लेता था। क्योंकि लिन जिंगचुआन अभी भी अस्पताल में जांच करा रहा था, इसलिए घर सिर्फ मैं और लिनशुरन लौटे। हम दोनों ने अभी हाथ मुंह ही धोया था कि पुलिस आ गई। वो बयान लेने आई थी और लोग काफी ज्यादा थे। लिन परिवार के बड़े कमरे में टीम का मुखिया, लिखने वाला आदमी, उनके पीछे दर्जन भर पुलिस वाले खड़े थे। सब थोड़े असहज लग रहे थे। सोफे पर बैठी लिनशुरन ने उन्हें घूरा। बयान लेने इतने लोग आते हैं, कोई देखे तो सोचेगा पकड़ने आए हों। टीम लीडर लू जियांग ने शर्माते हुए नाक खुजाई। उसे अपने साथियों पर खुद हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराया। आज हम सब यंग मास्टर लिन के बहुत एहसानमंद हैं। असल उन्होंने हमारी जान बचाई, इसलिए सब खुद धन्यवाद कहना चाहते थे। बस इतना सुनना था। पीछे खड़े बड़े बड़े पुलिस वाले तुरंत आगे आ गए। एक एक करके सबने झुककर मुझे धन्यवाद दिया। मैं चुपचाप सोफे पर बैठा था। हाथ में अभी अभी आई हैगेन-डाज़ की आइसक्रीम थी। मैं उसे धीरे धीरे पिघलते देख रहा था और मन में गिन रहा था कि अभी कितने लोगों ने झुककर धन्यवाद नहीं कहा। मेरे पैर हवा में झूल रहे थे। चेहरे पर हल्की बेसब्री थी। आज बाजार में मौजूद हर पुलिस वाला मुझे चोरी छिपे देख रहा था। जब मैंने छोटा चम्मच उठाकर खुशी से आइसक्रीम खाना शुरू किया, सबकी बोलती बंद हो गई। अगर उनके पास कैमरा की रिकॉर्डिंग न होती तो कोई यकीन नहीं बच्चा था जिसने हथियारों वाली दुकान में घुसकर सामान लिया। पुलिस को शीशा तोड़ने से रोका, अकेले बंदूक वाले आदमी के पास गया और बंदूक अपने माथे पर लगने दी। लूजियांग भी अंदर से हैरान था, लेकिन वो अनुभवी आदमी था। उसने खुद को संभाला, फिर अपनी टीम को पीछे हटाया और पूछना शुरू किया, जब गोली चली तब आप सब साथ थे? लिन शुरन ने पहले जवाब दिया, हाँ, हम आइसक्रीम खाकर दुकान से निकले ही थे। लूजियांग मुस्कुराया, और आपकी पहली प्रतिक्रिया छिपने की थी? लिन शुरान ने तुरंत कहा, यह तो साफ बात है। लेकिन लूजियांग की आंखें तेज थीं। ज्यादातर लोग तेज आवाज सुनकर पहले उधर देखते हैं, तुरंत छिपते नहीं, जब तक उन्हें पहले से पता न हो कि वो गोली की आवाज है। लिन शुरन रुक गई। सोचने पर उसकी बात गलत नहीं थी, और सबसे पहले झुकने वाली भी वो नहीं थी, मैं था। लेकिन वो मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे मुझे परेशानी हो। उसने भौहें चढ़ाई। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम उस आदमी के साथी थे? लूजियांग शांत रहा। गलत मत समझिए, यह सिर्फ सामान्य पूछताछ है। वो समझ गया था ये लिन शुरन बात घुमा रही है, लेकिन उसने दबाव नहीं डाला। वो धीरे धीरे सच निकालना चाहता था। तब मैंने सोफे के कोने से बोल दिया, मैंने आवाज पहचान ली थी। पूरा कमरा शांत हो गया। हर नजर मेरी तरफ घूम गई। लूजियांग दूर से मुझे देखने लगा। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। और तुमने पहले गोली की आवाज कहां सुनी थी? मैंने आइसक्रीम का थोड़ा हिस्सा होंठ से चाटा। सीमा पर। तभी लूजियांग को मेरी फाइल की बात याद आई। उसमें लिखा था कि मुझे कुछ समय सीमा वाले इलाके में रखा गया था। वहां हथियारबंद लोग थे, लेकिन गोली चली थी या नहीं ये साफ नहीं था, क्योंकि वो सब पकड़े जाने से पहले जलकर मर गए थे। लूजियांग ने फाइल बंद कर दी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी समझ काफी तेज है, लेकिन तुम्हें रस्सी पकड़कर नीचे जाने का ख्याल कैसे आया? उस आदमी के पास बंदूक थी, बम भी था। डर नहीं लगा? लिन शुरान को उसके सवाल अजीब लगे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो मुझे इस तरह बातों में घुमा रहा था। वो बीच में बोलने ही वाली थी। मैंने पहले जवाब दे दिया। डर लगा था। मैंने बिना झिझक सिर हिलाया, अपने डर को छिपाया नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो और लोग घायल हो जाते। मैंने उस बूढ़े आदमी से वादा किया था जिसने मुझे पाला। मैंने कहा था, मैं लोगों की मदद करने वाला इंसान बनूंगा। मेरी आवाज अभी भी बच्चे जैसी थी। लेकिन कमरे में बैठे सब लोग चुप हो गए। लूजियांग लोगों को पहचानने में माहिर था। उसे समझ आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर शब्द दिल से निकला था। मेरी शांत आंखों ने उसे हिला दिया। अब वो आगे सवाल नहीं कर पाया। लिन शुरान भी अंदर से पिघल गई थी। उसका हाथ अपने आप मेरे सिर पर चला गया। ये बूढ़ा आदमी कौन है जिसकी बात तुम बार बार करते हो? मैंने उसकी तरफ देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा था कहां से शुरू करूं। कुछ पल बाद धीरे से बोला, उन्होंने मुझे पाला था। मैं अनाथ था, उन्होंने मुझे पाया, मुझे खाना दिया, लेकिन मुझे उनका नाम कभी नहीं पता चला। लिन शुरन ने मेरी आंखों में वो हल्की सी चाहत देख ली। उसका दिल और नरम पड़ गया। अगर तुम्हें उनकी याद आती है तो हम उन्हें यहां ले आएंगे। लिन परिवार एक इंसान को और संभाल सकता है। लेकिन मैंने सिर हिला दिया और हाथ में पिघलती आइसक्रीम को देखने लगा।
कोई बात नहीं, वो अब नहीं है। अपराधियों ने गोली मार दी थी। मैंने सीमा पर पहली नौकरी से मिले 50 युआन से लकड़ी खरीदी थी और उन्हें पहाड़ पर खुद दफनाया था। फिर मैंने कहानी सुनानी शुरू की। वो सीमा पर मेरी दूसरी नौकरी थी। गांव के पीछे घाटी में मैंने कुछ लोगों की मदद की थी। 3 पुलिस गाड़ियों को पीछा छुड़वाया था। बाकी लोग पैसे ले गए, लेकिन बचे हुए 50 युआन उन्होंने मेरे हाथ में रखे। तेज बच्चा है, उनमें से एक आदमी ऐसा था। दम है इसमें, बस अभी छोटा है। ड्राइवर सीट वाला आदमी धुआं छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन गाड़ी के पीछे से काला पानी टपक रहा था और बदबू सड़ी हुई थी। लोग कहते थे वो खराब मांस ले जा रहे थे, उससे बहुत पैसा मिलता था। लेकिन लोग बीमार पड़ जाते थे, कभी कभी मर भी जाते थे। मुझे बस बूढ़े आदमी को दफनाना था। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। जब उस आदमी ने मुझे पीछे हटते देखा तो उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। ऐसी जगह बड़े हुए हो तो किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। एक बार ये काम किया तो जिंदगी भर यही करोगे। तुम हमसे अलग नहीं हो, समझे? लेकिन मैंने मानने से इनकार कर दिया। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। इसलिए बाद में मैंने उनका भागने का नक्शा बनाया और पुलिस को दे दिया। मैंने बताया मैं कहाँ से रास्ता जाता है। वो खराब मांस शहर तक नहीं पहुंचा। सारे आदमी पकड़े गए। एक दिन चेक पॉइंट के पास से गुजरते हुए मैं दीवार पर 3 चित्र देखे। ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए बनाए गए हों। मैंने उन्हें कॉपी किया, फिर लोगों से पूछता रहा। तब पता चला उन पर लिखा था, धन्यवाद। उन चित्रों को देखकर मैंने सोचा मैं सच में अच्छा इंसान हूं। लिंशुरान मेरी बात सुनकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने जिस सहज तरीके से कहा कि वो मर चुके हैं, उससे उसका दिल टूट गया। वो तुरंत पलटकर लू जियांग को घूरने लगी। उसे लगा ये सब उसी की वजह से हुआ। लू जियांग भी शर्मिंदा था। फाइल में लिखा था मैं 10 साल का हूं, लेकिन उसके सामने बैठा दुबला पतला बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजरी हो। इतना सब झेलने के बाद भी दिल साफ रहना और इतनी हिम्मत दिखा हिंसक तरीका नहीं लग रहा था। आखिर में वो आगे पूछताछ नहीं कर पाया। वो अपनी टीम लेकर उठ गया। दरवाजे पर फिर मुझे धन्यवाद कहा और चला गया। दृश्य बदलता है। स्कूत लिन जिंगचुआन अपनी बात कहकर गुस्से में चला गया। कुछ लड़के अभी भी अपनी अल्ट्रामैन कार्ड्स की बात कर रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ खींचा, लेकिन मैं हिला तक नहीं। मैंने पूछा, टीचर का कमरा कहाँ है? दोपहर का समय था। इमारत जल्दी खाली हो गई। कुछ बच्चे इधर उधर थे, लेकिन कोई सीढ़ियों की तरफ नहीं जा रहा था। टीचर का कमरा गलियारे के बीच में था। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, अंत पूरी तरह शांति थी। ये मेरी उम्मीद से अलग था। मैंने सिर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। पर्दे बंद थे, लेकिन युआन जिंगचेन इसी तरफ आया था। मैंने साफ देखा था। मैंने बिना सोचे दरवाजा नहीं खटखटाया। पास वाली क्लास से एक स्टूल घसीट कर लाया और खिड़की के नीचे उस पर चढ़ गया। पर्दे की छोटी सी दरार से अंदर धुंधला कमरा दिखाई दे रहा था। सु नियंशी ने सुबह पहना हुआ कोट उतार दिया था। उसकी सफेद कमीज पर चौक की धूल लगी हुई थी। अब वो कमीज भी खोल रही थी। पहले मुझे लगा शायद गंदे कपड़े बदल रही है, लेकिन फिर मेरी नजर युआन जिंगचेंग पर गई। वो मेज के सामने खड़ा था। कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे याद था, वह लोग दूसरों के सामने कपड़े उतारते हैं, उन्हें अच्छा इंसान नहीं माना जाता। और युआन जिंगचेंग अकेला नहीं था। वहां और भी लड़के खड़े थे, सबके सिर नीचे झुके हुए। पूरा कमरा चुप। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर नीचे उतरकर दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। खाली गलियारे में आवाज अजीब लग रही थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा झटके से खुला। चू न्यांशी सामने थी। मुझे देखकर वो पल भर को चौंकी, फिर तुरंत मुस्कुरा दी। लिंचन, कुछ चाहिए? मैंने देखा उसकी कमीज के बटन गलत लगे थे और कपड़े भी ठीक से नहीं थे। मैंने उसके पीछे कमरे में झांका। मैं युआन जिंगचेंग को लेने आया हूं। जिंगचेंग? उसकी आंखों में हल्की घबराहट चमकी। वो थोड़ा आगे खिसक कर रास्ता रोकते हुए बोली, उसकी पढ़ाई कमजोर है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूं। आज वो तुम्हारे साथ घर नहीं जाएगा। अगर भूख लगी है तो जाकर खाना खा लो। बात खत्म करते हुए उसने मेरा सिर छूने की कोशिश की। मैं तुरंत पीछे हट गया। नाक सिकोड़कर बोला, टीचर, आपको हाथ धोने चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने अचानक स्विच दबा दिया हो। उसका पूरा शरीर तन गया। मुस्कान भी अजीब लगने लगी। वो नीचे झुककर मुझे देखने लगी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें ठंडी थीं। क्यों? मैंने सोचकर जवाब देना चाहा, लेकिन समझ नहीं आया कैसे बताऊं। मुझे हमेशा गंध जल्दी महसूस होती थी। मैंने सीधे कहा, बदबू आ रही है। उसकी मुस्कान लगभग टूट गई। शायद वो बात लंबी नहीं करना चाहती थी। उसने हाथ हिलाया। ठीक है, मैं हाथ धो लेती हूं, तुम जाकर खाना खाओ। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ चली गई और जाते हुए ऑफिस का दरवाजा बंद करना भूल गई। ज्यादातर छोटे बच्चे बिना बुलाए टीचर के कमरे में घुसने से डरते हैं। उसने सब सोच लिया था, बस एक चीज छोड़कर, कि मैं सामान्य बच्चा नहीं था। जैसे ही वो बाथरूम में गई, अंदर चला गया। सीधे युआन जिंगचेंग के पास पहुंचा। सच में पढ़ाई हो रही है या तुमने किसी की शिकायत की थी? उसने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। मैंने देखा उसका शरीर हल्का कांप रहा था। डर रहे हो? डरने की क्या बात है, ये तो बस ऑफिस है। लेकिन युआन जिंगचेंग और बाकी लड़के ऐसे खड़े थे का
सी बोलना भूल गए हूं। मैं जो पूछता जवाब नहीं देता। मैंने भौहें सिकोड़ ली। फिर कमरे को ध्यान से देखने लगा। सबसे अलग बस एक चीज लगी, मेज पर रखा फोन। और कमरे की हवा भी अजीब थी, भारी, घुटन वाली। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था कि सुनियांशी वापस आकर इन्हें फिर रोक ले। इसलिए मैंने युआन जिंगचंग का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसने धीरे से सांस खींची। शायद उसे उम्मीद नहीं थी मैं इतना ताकतवर हूं। कुछ ही सेकंड में मैं उसे दरवाजे तक खींच लाया। पीछे कोई कदमों की आवाज नहीं आई। मैं पलटा और अंदर खड़े लड़कों से बोला, अगर यहीं रुके तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम लोग चुगली करते हो। फिर कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। उस उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा डर अकेले पढ़ने से लगता है, खासकर शांत बच्चों को जो पहले ही दूसरों में घुल नहीं पाते। बस इतना सुनना था। सब भाग निकले। जब तक शून्यांशी बाथरूम से लौटी फड़ी खाली हो चुका था। उसने झुंझलाकर अपने बाल पकड़ लिए। फिर उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक रिंग और कुछ स्टील की गोलियां पड़ी थीं। उन्हें तैयार करने में उसने बहुत मेहनत की थी। तभी दूसरी टीचर अंदर आई। पेट पकड़ रखा था, वो दवा ढूंढ रही थी। सुनियांशी को देखकर मुस्कुरा दी। फिर से बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा रही हो, तुम सच में बहुत मेहनती हो। सुनियांशी ने तुरंत मेज से सामान हटाया। फिर मुस्कुराकर उसकी मदद करने लगी। बच्चे ही भविष्य हैं, अगर मैं एक की भी मदद कर पाऊं तो काफी है। दूसरी टीचर ने दवा खाई। फिर तारीफ से सिर हिलाया। आजकल तुम्हारे जैसे टीचर बहुत कम हैं। मैं प्रिंसिपल के साथ खाना खाने जा रही हूं, तुम भी चलो। तुम्हारी अगली रिपोर्ट के लिए अच्छा रहेगा। शून्यांशी ने तुरंत हाँ कर दी। वो अपना सामान उठाने मुड़ी ही थी। दूसरी टीचर पहले ही उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। जल्दी चलो, जल्दी। प्रिंसिपल को इंतजार नहीं करवाना। मैं मुश्किल से युआन जिंगचेंग को नीचे लाया ही था कि उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं, हम भाग नहीं सकते। टीचर गुस्सा हो जाएंगी। उसका सिर नीचे झुका था। आंसू लगातार गिर रहे थे। पूरा शरीर कौंप रहा था। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अब उसे खाने के लिए ले जाना बेकार था। मैं सड़क किनारे खड़ा हुआ और यून रुयाओ को फोन किया। आधे घंटे बाद वो आ गई। क्या हुआ? मैं बेंच पर बैठा था। युआन जिंगचेंग मेरा घुटना पकड़कर सो गया था। यून रुयाओ झुककर पहले उसे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। रोते रोते सो गया। उसने पहले ही उसकी सूजी हुई लाल आंखें देख ली थीं। वो उसे बहुत धीरे से उठाने लगी। फिर बंद कैंटीन की तरफ देखा और अपराधी चेहरे से मेरी तरफ मुड़ी। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? चलो, मैं तुम दोनों को बाहर खिलाती हूं। असल में वो खुद भी बिना खाए भागी चली आई थी। मुझे भी भूख लगी थी, लेकिन पहले एक काम जरूरी था। मैंने सिर हिलाया और उसकी तरफ देखा। आपके पास लैपटॉप है? यूनरुयाओ चौंकी। है? तुम्हें चाहिए? हाँ, अभी। मैं उठकर सीधे चल दिया। यूनरुयाओ ने युआन जिंगचेंग को संभाला और जल्दी से मेरे पीछे आई। वो गाड़ी से आई थी और कार में एक एक्स्ट्रा लैपटॉप रखा था। मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में लैपटॉप इस्तेमाल कर चुका था। मैंने पावर बटन दबाया। फिर उसका लगाया हुआ चार्जिंग केबल निकाल दिया। उसके बाद जेब से एक फोन निकाला और उसे जोड़ दिया। यून रुयाओ अभी युआन जिंगचेंग को ठीक से सुलाकर पलटी ही थी कि उसकी नजर फोन पर गई। ये किसका फोन है? मैंने बिना सिर उठाए कहा। टीचर का। अच्छा हुआ वो उस वक्त कुछ पी नहीं रही थी, वरना सब विंडशील्ड पर गिर जाता। उसने होंठ भींच लिए। टीचर का फोन तुम्हारे पास क्यों है? वो लगभग चुराया बोल ही चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कुछ गलत है। लेकिन मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। मैं पूरा ध्यान फोन जोड़ने में लगा था और पासवर्ड तोड़ने का तरीका सोच रहा था। काम करते करते मैंने कहा, एक पुलिस वाले ने मुझे बताया था बुरे लोग अपने राज फोन में रखते हैं ताकि जब चाहें देख सकें। मेरी बात सुनकर यून रुयाओ चुप हो गई। उसके दिमाग में कुछ जुड़ने लगा। तुम्हें लगता है स्नियांशी बुरी इंसान है? मैंने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ रुके नहीं। मेरे हिसाब से अगर कुछ गलत लगे, सच्ची या बुरी, सबूत बताएगा। पहले वाली यून रुयाओ होती, कहती बिना सबूत किसी पर शक करना गलत है। लेकिन अब नहीं। मैं उसकी जान बचा चुका था और खुद को कई बार साबित कर चुका था। अब यून रुयाओ भी लिन शुरन की तरह पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। इसलिए उसने फोन वापस करने की बात नहीं की। बस पूछा, तुम खोल लोगे अगर? उसकी बात पूरी होने से पहले ही डेस्क स्क्रीन पर कोड दौड़ने लगा। यून रुयाओ का मुंह खुला रह गया। 3 सेकंड बाद टुन, फोन खुद ब खुद खुल गया। स्क्रीन जल उठी। मैंने स्मार्टफोन अभी हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किया था, इसलिए पूरी आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने कैमरा खोला। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखाई दिया। मैं पलक झपकाने लगा। यून रुयाओ झुककर मुझे दिखाने ही वाली थी कि उसका चेहरा अचानक जम गया। उसने बिना सोचे मेरे दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। आगे जो है वो तुम्हारे देखने की चीज नहीं। मुझे फोन दोगे? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। मैंने उसे बहुत कम ऐसा देखा था। 2 सेकंड सोचने के बाद मैंने सिर हिलाया।
और फ़ोन उसे दे दिया। असल में ये सब युआन जिंगचंग के लिए ही था, इसलिए यून रुयाओ का देखना ठीक था। अगले करीब 10 मिनट तक ड्राइवर सीट पर बैठी फ़ोन देखती रही। जब खत्म हुआ, वो अकेली कार से बाहर निकली। वापस आई तो उसकी उंगलियों की चमड़ी छिली हुई थी और खून अभी भी निकल रहा था। मैंने बहुत लोगों को गुस्से में दूसरों को मारते देखा था। कुछ पल बाद मैंने पूछा, क्या आपने सुनियांशी को मारा? यून रुयाओ मुझे देखने लगी, फिर मजबूरी वाली हंसी हंस दी। उसने टिश्यू से हाथ पोंछा और मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों की ठंडी नाराजगी धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर वही पुरानी नरमी लौट आई। धन्यवाद लिंचेन। सच में, वो पूरी ईमानदारी से बोल रही थी और सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे पहले ही समझ आ गया था कि युआन जिंगचंग के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। वो अब आराम से सो रहा था। फिर मैंने धीरे से पूछा, तो वो आज दोपहर स्कूल वापस नहीं जाएगा? नहीं, युन रुयाओ ने कहा। उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे उसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लेकिन कार से उतरने से पहले युन रुयाओ खुद को रोक नहीं पाई। सुनो, आज तुम भी स्कूल मत जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, पहले मुझे सब ठीक करने दो। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, कुछ देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। आज दोपहर पी है, टीचर ने कहा था टेस्ट होगा। यून रुयाओ ने सांस छोड़ी। वो लगभग कहने वाली थी, प्राथमिक स्कूल का पीई टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने फिर कहा, और युआन जिंगचंग चला गया। लेकिन अगर छूनियांशी सच में बुरी इंसान है, तो बाकी बच्चे अभी भी खतरे में हैं। यून रुयाओ चुप हो गई। वो कार के पास खड़े छोटे से मुझे देखने लगी। मैं मुश्किल से दूर हैंडल तक पहुंच रहा था, लेकिन शायद मेरे चेहरे में कुछ था जिसने उसके दिल का भारीपन थोड़ा हल्का कर दिया। उसके अंदर जो गुस्सा भरा था कि वो खुद जाकर सूनियांशी से निपटे, धीरे धीरे शांत हो गया। उसने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। मैं जितनी जल्दी हो सके सब करूंगी। फिर तुम्हारे पास आऊंगी, और अगर कुछ खतरनाक हो तो बिना सोचे मत कूद पड़ना। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था, ओह, मेरी चिंता कर रही है। दोपहर का समय जल्दी निकल गया। बच्चे धीरे धीरे क्लास में लौटने लगे। युआन जिंगचंग की गैरहाजिरी किसी ने नोटिस नहीं की, सिर्फ मैंने। मैं बार बार उसकी खाली सीट देख रहा था। फिर पी का समय आया। हम सब बाहर मैदान में गए। साल का पहला टेस्ट था, 400 मीटर दौड़। ज्यादातर बच्चे फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते हाँफने लगे। कुछ तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उन्हें पकड़कर साइड में बैठाना पड़ा। लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, पसीना तक नहीं आया, जैसे बस हल्का वार्म अप किया हो। कोच ली ने सीटी बजाई। ठीक है, बाकी समय फ्री है, जाकर आराम करो। उसे दिख रहा था अब किसी में और दौड़ने की ताकत नहीं बची। लिंचन, हम कार्ड खोल रहे हैं, बहुत सारे लाए हैं, आओ खेलते हैं। मैंने उनके हाथों में बंद पैकेट्स देखे, लेकिन समझ नहीं आया मजेदार क्या है। फिर भी मैंने गंभीर होकर कहा, रुको, अगली बार जब मेरे पास अपने होंगे तब खेलूंगा। ये चीजें पैसे से आती थीं। मैं दूसरों के कार्ड मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जब अपने होंगे तब बराबरी होगी। बच्चे थोड़ा मायूस हो गए। तभी पास के पेड़ के नीचे से शोर उठा। लिन जिंगशुआन कार्ड के पैकेट्स फाड़ रहा था। वाह, सब रेयर कार्ड्स हैं। जिंगशुआन, तुम तो कमाल हो। सबका ध्यान पाकर लिन जिंगशुआन ने ठुड्डी ऊपर कर ली। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम लोग इसके साथ खेले तो मैं अपने कार्ड्स नहीं दिखाऊंगा। अब खुद सोच लो। ये सुनते ही बाकी बच्चे रुक गए। जिन्हें कार्ड जमा करने का शौक था, उन पर बात सीधी लगी। कुछ सेकंड बाद मुझे छोड़कर उसकी तरफ भाग गए। लेकिन सच कहूं, मुझे राहत मिली। मुझे कार्ड्स में खास दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बास्केटबॉल पसंद था। गांव में सिर्फ एक बास्केटबॉल था। जाओ पेंग के माँ बाप शहर से लाए थे, और वो मुझे उसे छूने तक नहीं देते थे। मैं कोर्ट की तरफ चला गया और एक बॉल उठा ली। कोच ली पास में आराम कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। क्या हुआ? शूट करना सीखना है, मैं सिखा दूं। बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है। आखिरी बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने ऊपर देखा। कोच ली बहुत लंबे थे। मैंने पूरी ईमानदारी से पूछा, अगर मैं सीख गया तो क्या मैं भी आपके जितना लंबा हो जाऊंगा? वो पल भर रुके, फिर जोर से हंस पड़े। ये बच्चा भी इतना लंबा तो शायद नहीं, लेकिन अपने क्लासमेट्स जितना जरूर हो जाएगा। इसलिए जब बाकी बच्चे छांव में बैठकर खेल रहे थे, मैं अकेला धूप में प्रैक्टिस कर रहा था। शुरू में तो सीधा फेंक भी नहीं पा रहा था। हाथ पैर छोटे थे। इतनी बड़ी बॉल संभालना मुश्किल था। पास से गुजरते बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे। देखो इसे, कितना बेकार खेलता है। लिन जिंगशुआन ने भी मुझे अकेले दौड़ते देखा, फिर होंठ फुलाकर बोला, ठीक है, बेचारा लग रहा है। अगर हमारे साथ खेलना चाहता है तो आ सकता है। उस पल उसे लगा, मेरा पैसा आखिर परिवार में ही आएगा, तो मुझ पर थोड़ा एहसान कर देने में क्या जाता है। लेकिन मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था। शॉट मिस हुआ। फिर से कोशिश की। जो समझ नहीं आता वो कोच ली की बातों से सीखता गया। फिर अचानक एक बॉल हवा में घूमती हुई गई और सीधी रिंग में गिर गई। अंदर चली गई। सच में चली गई। बच्चे पलकें झपकाने लगे। उन्हें लगा शायद गलत देखा। फिर उन्होंने देखा मैं दूसरी बॉल उठा ली। मैं 3 पॉइंट लाइन तक गया।
और बॉल छोड़ दी, सीधा अंदर। जाल तक नहीं हिला। कोच ली पहले आराम से किनारे खड़े देख रहे थे, अब वो खुद मेरे पास आकर बॉल उठाने लगे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वो बार बार सिर हिला रहे थे। तुम में बहुत दम है, और मैंने तुम्हारी दौड़ भी देखी थी। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था, लेकिन इस बार मैंने हामी नहीं भरी। मेरा ध्यान सिर्फ लंबा होने पर था। कोच ली ने नाक खुजाई और चुप हो गए। असल में उन्होंने हाइट वाली बात बस ऐसे ही बोल दी थी। बास्केटबॉल खेलना कोई गारंटी नहीं था। हर शॉट के साथ भीड़ बढ़ती गई, हर बास्केट पर ज्यादा जोर से शोर उठता। अब किसी को कार्ड खोलने में मजा नहीं आ रहा था। ये तो कमाल है, सिर्फ 3 पॉइंटर नहीं, लायब भी हर बार अंदर जा रहा है। मुझे तो पहले से पता था ये सबसे अलग है, तभी इसे कार्ड्स में दिलचस्पी नहीं। ये तो रेयर कार्ड से भी रेयर है। बच्चे ताकत की तारीफ बड़ों से ज्यादा सच्चाई से करते हैं। एक पल में सारे कार्ड्स घास पर पड़े रह गए, और सब भागकर मुझे चीयर करने लगे। लिन जिंगशुन, जिसने इतनी मेहनत से कार्ड्स दिखाए थे फिर से गया। उसने गुस्से में घास नोच डाली, लेकिन धूप बहुत तेज थी। कोच ली को डर था कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने ज्यादा देर नहीं खेलने दिया। बेल बजने से 10 मिनट पहले बॉल ले ली। मुझे पसीना आ गया था और प्यास भी लगी थी। मैं नल के पास गया, मुंह धोया, फिर बगल वाले पानी के मशीन से पेपर कप भर लिया। मैंने आधा ही पिया था कि पास से लोगों के आने की आवाज आई। वो शून यानशी थी। उसके पीछे कुछ छोटे लड़के चल रहे थे। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वही लड़के ऑफिस में थे। मुझे यून रुयाओ का चेहरा याद आया जब उसने वो फोन देखा था। मैंने कप नीचे रखा और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। स्कूल के पीछे छोटे पेड़ों वाला हिस्सा गर्मियों में बहुत घना हो गया था। मुझे काफी पास जाना पड़ा, तब जाकर पत्तों के बीच उनकी परछाइयां दिखीं। शून यानशी लड़कों के कपड़े पकड़ रही थी। मेरा माथा तुरंत सिकुड़ गया। कुछ बहुत गलत लग रहा था। मैंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा था, फिर भी इतना जानता था, जैसे लड़कियों का शरीर उनका अपना होता है, वैसे ही लड़कों का भी। बिना इजाजत कोई हाथ नहीं लगा सकता। सच सच बोलो, शून यानशी बोली। ईमानदारी से बता दो तो जाने दूंगी, वरना थोड़ी देर और खेलना पड़ेगा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नरम नहीं थी, भारी और डरावनी लग रही थी। यहां तक कि उसकी हंसी भी सुनकर शरीर सिहर जाए। वो धीरे धीरे रूलर लड़कों के घुटनों पर फेर रही थी। अब बताओ, मेरा फोन किसने लिया? तो बात ये थी, उसे पता चल गया था फोन गायब है, और उसे लगा लड़कों में से किसी ने लिया है। मैंने ये सोचा ही नहीं था। मुझे अचानक बुरा लगा, लगभग बाहर निकलकर कहने वाला था, फोन मैंने लिया था। लेकिन तभी युन रुयाओ की बात याद आई। बिना सोचे कुछ मत करना। शून्यांशी खतरनाक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं रुका रहा, लेकिन पूछताछ बढ़ती गई। लड़के धीरे धीरे रोने लगे, रोना रोकने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी रोने की आवाज सुनकर शून्यांशी को जरा भी दया नहीं आई, बल्कि जैसे वो और खुश हो रही हो। रो और रो, ऐसे और बेबस लगो। हाँ, ऐसे ही, बहुत खूबसूरत। वो लड़कों के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे उस पर कुछ चढ़ गया हो। फिर उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, अब अपनी जैकेट्स उतारो। मैं भौंचक्का रह गया। एक पल को समझ नहीं आया। फिर एक लड़का कपड़े उतारने लगा, और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मेरे अंदर कुछ भड़क उठा, गरम, अंधा कर देने वाला गुस्सा। मुझे गांव की एक बात याद आ गई। करीब 1 साल पहले एक नई टीचर आई थी। बहुत सुंदर थी। वो कई बार मुझे ढूंढने आई, कहती थी मुझे स्कूल जाना चाहिए। उसने मेरे लिए फूलों का मुकुट भी बनाया था। सिर्फ पढ़ाई तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, उसने मुझसे कहा था। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे पता है शिक्षा क्या बदल सकती है। मैं ये सब तुम्हें देना चाहती हूं। यहाँ के लोग हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। तुम्हें यकीन रखना होगा कि पढ़ाई सब बदल सकती है। लेकिन गांव कभी नहीं बदला। उससे पहले ही वो टीचर पागल हो गई। लोग कहते थे मकई के खेत में उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। मैं बाद में उससे मिलने गया था, और देखा वाले उसके घर से बाहर निकल रहे थे। सबके चेहरों पर वही गंदी मुस्कान थी, संतुष्ट, बेहया, घिनौनी। उनमें गुस्सा नहीं था, बस ऐसी शांति जिससे मुझे उल्टी आने लगी। उसने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। बाद में उसने नदी में कूदकर जान दे दी। मरते वक्त वो पेट से थी। लोग कहते थे उसके अंदर बच्चा था, लेकिन वो उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए सब खत्म कर दिया। वो उसी जगह मर गई जिसे बदलने के लिए उसने अपना भविष्य दे दिया था। और मुझे हमेशा सिर्फ एक चीज याद रही, उन गांव वालों के चेहरे, वही घिनौनी, संतुष्ट मुस्कान। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी ही गंदगी मुझे एक स्कूल में दिखेगी। ऐसे स्कूल में जो बाहर से किसी फेरी टेल कास्टल जैसा दिखता था। जब मैं बाहर भागा, तब मैं कुछ महसूस नहीं रहा था। बस यादों के टुकड़े दिमाग में चमक रहे थे। फिर चीखें सुनाई दी, रोने की आवाजें, और हर तरफ से भागते कदमों की तेज धड़धड़ाहट। आवाज सुनकर पास के टीचर और स्टूडेंट्स दौड़ते हुए आ गए। पेड़ों के बीच शून्यांशी जमीन पर गिरी हुई थी।
उसके सिर के पीछे गहरा घाव था, खून बह रहा था, और उसके पास मैं खड़ा था, हाथ में पत्थर पकड़े हुए, चेहरा बिल्कुल खाली। मेरी काली आंखें उसी पर टिकी थीं। जैसे मैं सोच रहा हूं, फिर से मारूं या नहीं। क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, अभी। एक टीचर सबसे पहले होश में आया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन करने भेजा, फिर बाकी स्टूडेंट्स को हटाने लगा। सब अपने क्लास में जाओ, यहां खड़े मत रहो। कोच ली, अपने स्टूडेंट्स को संभालो। क्लास 4 के पीई टीचर कोच ली भी जैसे अचानक होश में आए। वो जल्दी से बच्चों को पीछे ले जाने लगे। तभी भीड़ के बीच से लिन जिंगचुआन की आवाज गूंजी। क्या इसने टीचर को मार दिया? ये कातिल है। उसकी बात शांत पानी में पत्थर गिरने जैसी थी। जो बच्चे डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे, वाह, वो भी उसकी बात मानने लगे। फिर अचानक दोबारा चीखें गूंज उठी। स्टूडेंट्स चारों तरफ भागने लगे। मेरे क्लासमेट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राक्षस हूं। कोच ली, जो कुछ मिनट पहले तक मुझे बास्केटबॉल सिखा रहे थे, अब ऊंची आवाज में सबको शांत करने लगे। सब शांत हो जाओ, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। शायद इसके पीछे कोई वजह हो। बिना जाने फैसला मत करो, मैं अंदाजा नहीं लगा रहा। लिन जिंगचुआन आगे बढ़ाया, चेहरे पर गुस्सा भरा था। टीचर शू सबसे अच्छी टीचर है। लिन चंद तो आज ही आया है, पहले दिन ही वो ऐसा क्यों करेगा? वो बस हिंसक है। मॉल वाली घटना भी बस किस्मत थी। हम सब बेवकूफ बन गए। 1 साल से साथ पढ़ाने वाली टीचर के मुकाबले जैसे नए लड़के पर कौन भरोसा करता? और ऊपर से एक 10 साल का बच्चा ऐसा करे, बड़े लोग भी डर जाएंगे। टीचर और स्टूडेंट सबने मुझे घेर लिया था। हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी स्कूल गेट के बाहर सायरन बजा। सबने पलट कर देखा, लेकिन पहले एम्बुलेंस नहीं आई, पुलिस आई। स्कूल का डिसिप्लिन हेड पूरी तरह उलझ गया। क्या किसी ने पुलिस को बुलाया? बाकी टीचर्स ने सिर हिला दिया। ऐसे बड़े स्कूल में अगर कोई मर भी जाए, पहले चुपचाप मामला दबाया जाता था, लेकिन यहां पुलिस खुद पहुंच गई थी। डिसिप्लिन हेड को लगा मामला बिगड़ चुका है। वो जल्दी से आगे आया। ऑफिसर्स, शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई। उसके सामने बैज खुला। लू झेंग का चेहरा बिल्कुल सख्त था। मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 1 का हेड हूं। हमें एक पेरेंट की रिपोर्ट मिली है। स्कूल की एक टीचर पर बच्चों के साथ गलत काम करने का शक है। हमें स्कूल का पूरा सहयोग चाहिए। क्या? डिसिप्लिन हेड सुन रह गया। बच्चों के साथ गलत काम? ये नामुमकिन है। ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। हमारे टीचर्स देश विदेश के सबसे बेहतरीन लोग हैं। ऐसी चीज यहां हो ही नहीं सकती। लेकिन प्रोफेशनल्स के सामने ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती। हुआ या नहीं, यही पता करने हम आए हैं। अभी हमें टीचर शुनयानशी से बात करनी है। लू झेंग ने बैज वापस रख लिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब डिसिप्लिन हेड को सच में डर लगने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्कूल में ही है, लेकिन शायद अभी आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। एक स्टूडेंट ने उन्हें गंभीर हालत में पहुंचा दिया है। क्या? अब लू झेंग खुद रुक गया। लू झेंग ने उस आदमी के पीछे देखा, और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी शून्यानशी पर गई, और उसके पास खड़े मुझ पर, जैसे सब कुछ मैंने ही किया हो। ये बच्चा फिर से। उसी वक्त युआन गोदोंग और यून रोयाओ भी पहुंच गए। दोनों ये दृश्य देखकर ठिठक गए। यून रोयाओ ने पुलिस की लाइन की परवाह नहीं की, सीधे भागकर मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पकड़ लिए। लिंचन, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? पास खड़े डॉक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। असल में यहां सबसे खतरनाक इंसान तो ये बच्चा नहीं लग रहा था। उधर शून्यानशी के सिर के पीछे से बहता खून आखिर रुक गया। अच्छी बात यह थी, घाव जानलेवा नहीं था। धड़कन और सांसें संभलते ही उसे ले जाया जा सकता था। डॉक्टर ने मास्क नीचे किया और थके हुए चेहरे से मेरी तरफ देखा। बेटा, चाहे कितनी भी शरारत हो, किसी को पत्थर से नहीं मारते। बहुत बड़ी बात हो सकती थी। इस बार किस्मत अच्छी थी। हर बार ऐसी उम्मीद मत रखना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले धीरे से शून्यानशी की तरफ देखा। ये मरी नहीं। डॉक्टर एक कदम पीछे हट गया। उसे सच में लगा, चाहता था वो मर जाए। यून रोयाओ ने देखा लू झेंग हमारी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से मुझे अपनी तरफ खींच लाई। उसने मेरे हाथ से पत्थर लेना चाहा, लेकिन उससे पहले ही लू झेंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मिस यून, हम कई बार मिल चुके हैं, पुराने जान पहचान वाले हैं। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता ये डरेगा, है ना? वो बहुत अनुभवी ऑफिसर था। एक ही बात में उसने यून रोयाओ के सारे बहाने बंद कर दिए। यून रोयाओ ने होंठ भींच लिए। उसके पास रोकने का कोई तरीका नहीं था। लू झेंग हल्का सा मुस्कुराया, फिर दूसरे ऑफिसर को यून रोयाओ का बयान लेने भेज दिया। उसके बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरे हाथ में पकड़े नुकीले पत्थर को देखा। लिंचन, मुझे पता है अभी तुम्हारा दिमाग साफ है, तो जमीन पर पड़ी उस औरत के साथ ये तुमने किया। अगर कोई और बच्चा होता, शायद काउंसलर बुलाया जाता। लेकिन लू झेंग मुझे पहले से जानता था। उसे पता था मैं कितना शांत रहता हूं, इसलिए वो बस झुककर मेरी आंखों में देखने लगा और सीधा सवाल पूछा। मेरा दिमाग साफ था, लेकिन शरीर अभी भी भारी लग रहा था, जैसे सब कुछ पीछे चल रहा हो। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। शायद। हाँ। लू झेंग चौंक गया। ये जवाब उसे उम्मीद नहीं थी। शायद मतलब? तुम्हें याद नहीं? मैंने याद करने की कोशिश की, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं बहुत गुस्से में था। जब मेरा नियंत्रण टूटता है, तो बाकी बातें याद नहीं रहती। अब लू झेंग और ज्यादा उत्सुक हो गया।
इतना गुस्सा क्यों आया? तुमने क्या देखा था? जो बच्चा बंदूक वाले आदमी के सामने नहीं डरा, उसे आखिर किस चीज ने इतना तोड़ दिया? उसके सवाल से मुझे फिर सब याद आया। मैंने ग्रोव के दूसरी तरफ देखा। युआन जिंगचेंग और बाकी लड़कों को अलग बैठाया गया था। उनके माँ बाप भी आ चुके थे। सब उन्हें सीने से लगाकर चुप करा रहे थे। मैंने हाथ उठाया। पहले शून्यांशी की तरफ इशारा किया, फिर उन लड़कों की तरफ। मेरी आवाज धीमी थी, लगभग खाली। वो उनके साथ अकेले में गलत काम कर रही थी। पूरा ग्रोव एकदम शांत हो गया। हर चेहरा जम गया, जैसे किसी ने वो बात बोल दी हो जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता था। हवा का झोंका गुजरा। फिर अचानक एक मां चीख पड़ी, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग के लिए आया था। टीचर और स्टूडेंट का सामान्य रिश्ता था। तुम ऐसी गंदी बात कैसे बोल सकते हो? कुछ हुआ ही नहीं। तुमने कुछ गलत समझा और अब अपने किए का इल्जाम बच्चों पर डाल रहे हो। लिन जिंगचुआन तुरंत आगे आ गया। टीचर शू ऐसा कभी नहीं कर सकती। कमजोर स्टूडेंट्स खुद उनके पीछे पड़े रहते थे। टीचर फ्री में पढ़ाती थी। वो सच में अच्छी टीचर हैं। क्लास के ज्यादातर बच्चे उसकी बात पर सिर हिला रहे थे। सिर्फ कुछ बच्चे चुपचाप कोने में खड़े थे। मामला बहुत बड़ा था और बच्चों की इज्जत भी जुड़ी थी। इसलिए पुलिस ने जल्दी से पूरा इलाका बंद कर दिया। अब सिर्फ क्लास के बच्चे अंदर रह गए ताकि बयान लिया जा सके। जैसे ही लिन जिंगचुआन चुप हुआ, यूं रोयाओ आगे बढ़ी। उसने सीधे पेरेंट्स की तरफ देखा। चेहरा सख्त था। आप लोगों ने फोटोज देखे हैं। अगर यकीन नहीं था तो भागते हुए यहां क्यों आए? अगर आपको अपने बच्चे की इज्जत से ज्यादा फैमिली रेपुटेशन की चिंता है तो फिर इस जानवर को पढ़ाने दीजिए। उसकी बातें बहुत कठोर थीं, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लगा। पेरेंट्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें आधे घंटे पहले ही सब पता चल चुका था। उन्होंने शून्यांशी के फोन में सब देख लिया था। लेकिन ये बात जोर से सुनना कि उनके बेटे के साथ उसकी टीचर ने गलत किया, यही शर्म और डर सहना मुश्किल था। एक पेरेंट ने होंठ काटते हुए कहा, हम स्कूल बदल देंगे, सच हो या झूठ, हम यहां नहीं रुकेंगे। उन्होंने जमीन पर पड़ी शून्यांशी को घूरा, लेकिन उन्हें इंसाफ से ज्यादा डर था। डर इस बात का कि लोग सालों तक बातें करेंगे। यून रोया और चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर इंसान अपना फैसला खुद करता है। वो किसी को मजबूर नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर आज शून्यांशी बचकर निकल जाती, बिना वजह हमला करने का इल्जाम मेरे सिर आता, और लिन फैमिली में मुझे कैसी सजा मिलती, नहीं जानता था। रुओयाओ। युआन गुओदोंग अपना बयान देकर वापस आया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, शांत रहो, फिक्र मत करो। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। अगर ये लोग शिकायत नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। अगर वो जानवर जेल नहीं गई तो मेरे नाम की कोई कीमत नहीं। उसकी नजर जमीन पर पड़ी शून्यंशी पर टिक गई। अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था। उधर पास खड़ा डॉक्टर मन ही मन खुद को कोस रहा था। पूरा सच जाने बिना उसने मुझे डांट दिया था। अब तो उसका दिल कर रहा था कि शून्यंशी की हालत और खराब कर दे। युआन गोदोंग मेरे सामने आकर घुटनों पर बैठ गया। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसकी आंखें लाल हो गईं। अच्छे बच्चे। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। आवाज भर्रा गई। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। जिनचांग को बचाने के लिए धन्यवाद। गलती मेरी थी। मैं हमेशा काम में लगा रहा। मुझे लगा उसे बस लोगों से घबराहट होती है, इसीलिए स्कूल में दिक्कत होती है। अगर तुम नहीं होते तो वो आगे नहीं बोल पाया। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसका बेटा अब तक क्या क्या सहता रहा होगा। हर बार वो सोचता तो खुद को थप्पड़ मारने का मन करता। मैं उसके चेहरे पर पछतावा देख सकता था, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने अपना खाली हाथ उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए। मेरी आवाज छोटी थी, लेकिन बिल्कुल साफ। गलती बुरे इंसान की थी, रोना भी उसी को चाहिए, आपको नहीं। मुझे समझ नहीं आता बुरे लोग कभी पछताते क्यों नहीं, और जिनके साथ गलत हुआ वो खुद को ही दोष देने लगते हैं। गलती करने वाले को पछताना चाहिए ना। क्या डिटेक्टिव हो, असल केस नहीं सुलझा सकते, लेकिन गलत इंसान पर शक बहुत अच्छा करते हो। लिनशुरन पूरे रास्ते लूझेंग और उसकी टीम को कोसती रही। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई, फिर मेरे पतले हाथ देखे और तुरंत किचन में खाना बनाने को कहा। जब तक लिन बिंगवन, मिसेस लिन और लिन जिंगचुआन अस्पताल से वापस आए, डाइनिंग टेबल पूरी तरह खाने से भरी हुई थी और लिन शू रैन शोरबाद पर सबसे लड़ती थी। मेरे आसपास ऐसे घूम रही थी जैसे सैटेलाइट। ये खा सकते हो, ज्यादा स्पाइसी तो नहीं। स्वीट एंड सॉर रिब्स चखो। तुम बहुत दुबले हो और मीट खाओ, ये ठीक नहीं लग रहा। सूप भी लो, रुको, मैं देती हूँ। लिन बिंगवन और मिसेस लिन एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को कभी इतनी परवाह नहीं मिली थी। अभी अभी होश में आया लिन जिंगचुआन रो पड़ा। वो भागकर मिसेस लिन से लिपट गया। मॉम, वो उसे इतना पसंद क्यों करती है, मुझे क्यों नहीं? आज उसने मुझे मारा, बहुत दर्द हुआ।
उसे सजा मिलनी चाहिए। ये लोग उसे प्यार क्यों कर रहे हैं? मिसेस लिन तुरंत उसे सीने से लगाने लगी, लेकिन लिन शुरान खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। वो सीधे लिन जिंगचुआन की लाल आंखों में देखने लगी। जानना है मैं उसे तुमसे ज्यादा क्यों मानती हूँ? क्योंकि वो बंदूक वाले आदमी के सामने गया और पूरे मॉल के लोगों को बचाया, तुम्हें और मॉम को भी। और तुम मॉम की गोद में मुंह छिपाकर रो रहे थे। अब बच जाने के बाद उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। लिन शुरन कभी मीठा बोलने वालों में से नहीं थी, लेकिन आज उसकी बातें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। मिसेस लिन सह नहीं पाई। शुरन, बस करो। तुम्हारा भाई डर गया था। अब सब ठीक है। बात खत्म करो। लिन शुरन ने अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में निराशा थी। जब वो बोली, आभारी थी। मैं दूसरी मंजिल से सब देख रही थी। मैं खुद डर रही थी। फिर भी सबसे पहले नीचे भागी, ताकि तुम लोगों को बाहर निकाल सकूं। लेकिन आप जिंगचुआन को लेकर चली गईं। आपको पता भी है, उसके सिर पर बंदूक थी। वो लगभग वापस नहीं आता। मॉम, आप और जिंगचुआन दोनों को उसके सामने घुटनों पर बैठकर शुक्रिया कहना चाहिए। और आप कह रही हैं, बात खत्म करो। किसी ने भी लिन शुरन को कभी ऐसा नहीं देखा था। पूरा कमरा चुप हो गया। किसी को समझ नहीं आया क्या कहें। तभी मैंने हाथ उठाकर खाने की एक प्लेट की तरफ इशारा किया। मुझे वो चाहिए। लिन शुरन ने जल्दी से चेहरा पोंछा और फिर मुझे खाना देने लगी। तुम्हें फिश बहुत पसंद है ना? क्या पहले समुद्र के पास रहते थे? मैंने सिर हिलाया। बॉर्डर पर फिश नहीं होती। कभी कभी फ्रोजन ट्रक आते थे, लेकिन उनके अंदर दूसरी चीजें छिपी होती थीं। मैंने पहले कभी सी फूड नहीं खाया। बस अच्छा लगता है। धीरे खाओ, कौंटे ध्यान से। मेरी बातें सुनकर लिन शुरन बेचैन हो गई। अब उसका पूरा ध्यान बस इस पर था, कहीं मुझे कौंटा न चुभ जाए। इसलिए उसके पास मिसेस लिन और लिन जिंगचुआन से लड़ने की ताकत नहीं बची। लिन जिंगचुआन अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिन बिंगवेन ने उसे एक नजर से रोक दिया। फिर वो दोनों को स्टडी रूम में ले गया। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उसने पेपर्स मिसेस लिन को दिए। मिसेस लिन घबराकर उसका चेहरा देखने लगी। क्या रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है? लिन बिंगवेन की आवाज भारी थी। उसका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो हमारा बेटा नहीं है। आखिरी पेज पढ़ते ही मिसेस लिन चीख पड़ी। लिन जिंगचुआन की आंखें चमक उठी। वो हमारा नहीं है। डैड, उसे अभी घर से निकाल दो। मिसेस लिन भी तुरंत संभल गई और जोर से सिर हिलाने लगी। मुझे पता था। मैं कभी उससे जुड़ाव महसूस ही नहीं कर पाई। पता नहीं ये धोखेबाज कहां से आ गया। आपने पहले सच क्यों नहीं बताया और शुरान को उसके पीछे क्यों लगा दिया? माँ और बेटा दोनों गुस्से में थे, लेकिन डेस्क के पीछे बैठे लिन बिंगवेन ने पहले लंबी चुप्पी रहने दी। फिर धीरे से बोला, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं? माँ और बेटे ने एक साथ पूछा। लिन बिंगवेन ने सिगरेट जलाई। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा। उसने दोनों को देखते हुए कहा, असली लिंचन शायद किडनैपर्स के हाथों मर चुका है और पेट्रियार्क को लिंचन चाहिए। ये लड़का तैयार बना हुआ लिंचन है। उसकी आवाज ठंडी थी। इसलिए इसे लिंचन ही रहना होगा और कोई रास्ता नहीं। जब इनहेरिटेंस हमारे हाथ आ जाएगी, तब मैं इसे इस घर से हटा दूंगा। इस फैमिली का इकलौता बेटा जिनचुआन ही रहेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये जिनचुआन का कुछ नहीं लेगा। उसने सच इसलिए बताया था ताकि घर में खुली लड़ाई शुरू ना हो। जब कोई फायदा टकराता नहीं, तो ऊपर ऊपर की शांति बनी रहती है। और सब वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। लिन जिंगचुआन तुरंत खुश हो गया। उसके चेहरे की दुश्मनी गायब हो गई। मिसेस लिन को हल्का दुख हुआ। उनका असली बेटा शायद मर चुका है, लेकिन उनके लिए कहीं से आए जंगली बच्चे से आसान था। वो अडॉप्टेड बेटा वो पहले से जानती थी। इसलिए जब माँ और बेटा स्टडी रूम से बाहर आए और मुझे सीढ़ियों के पास खड़ा देखा, पहली बार दोनों मुस्कुराए। लिन जिंगचुआन ने तो कोशिश भी की। परसों स्कूल शुरू है। हम सेम क्लास में हैं। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने ना हाँ कहा। मना। सीधे अपने रूम में चला गया। उस दिन खरीदी हुई टेक्स्ट बुक्स और पिक्चर बुक्स खोली। हर नया शब्द पढ़ता गया, याद करता गया। रात तक मैं पिक्चर बुक्स खुद पढ़ सकता था। स्टोरी बुक सीने से लगाकर लेटा। फेरी टेल्स थोड़ी अजीब लगी। मुझे बार बार लगता, हंसमैन सच में स्नो वाइट को मार देता और सेवन ड्वार्फ्स किसी अजनबी की मदद नहीं करते। इतनी ताकतवर विच को प्रिंस कैसे हरा सकता है? लेकिन सिटी में मेरी दूसरी रात फिर भी सपने जैसी लग रही थी। अगली सुबह मैं उठा भी नहीं था। दरवाजे पर नॉक हुआ। छन छन। जाग गए। लिन शुरन अंदर झांकी। उसने कॉर्नर में रखा अनओपन्ड कंप्यूटर बॉक्स देखा और उसका चेहरा बिगड़ गया। तुम पूरी रात बुक्स पढ़ते रहे? कंप्यूटर तक ऑन नहीं किया? इतना दिमाग है, उसे सही जगह इस्तेमाल करो। बेकार मत करो। बात खत्म होने से पहले ही बॉक्स खोल चुकी थी। तेजी से मशीन असेंबल करने लगी। कुछ देर बाद बड़े स्क्रीन्स मेरे चारों तरफ सेमी सर्कल बनाकर खड़े थे। मैं लगभग गायब हो गया था। ईस्ट रीजन में कंपटीशन चल रहा है। मैं तुम्हें ऑफिशियली इनवाइट कर रही हूं। जीते तो पूरा प्राइज मनी तुम्हारा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। हैकर अलायंस का लोगो चमक रहा था। यही है प्रॉपर यूज? मैंने पूछा। लिन शुरन हंस पड़ी। एनिमी को गिराना, उससे राइट केस क्या होगा? उसने बताया फॉरेन हैकर्स ने ऑफिशियल वेबसाइट्स हैक करके देश की बेइज्जती की थी।
ऑफिशियल रिस्पॉन्स आने से पहलायंस ने खुद जवाब देने का फैसला किया। हमने पिछले टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस लिया था, इसलिए इस बार लीड टीम हम हैं। हमें कंट्री ए का नेटवर्क मिला है, लेकिन ऑनेस्टली हम सब नए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। कितने घंटे बाकी? मैंने पूछा। लिंशुरन ने टाइम देखा। 6 घंटे। मैंने सिर हिलाया और कल वाली प्रोग्रामिंग बुक्स खोल ली। लिंशुरन को शायद डर था कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वो रूम में ही रुक गई। ब्रेकफास्ट भी ऊपर मंगवाया। नीचे मिसेस लिन योगा कर रही थी। उन्होंने सुना ने कुछ नहीं कहा। ब्रेकफास्ट के बाद मिल्क पीते हुए बैठा था। उधर लिन शुरान लैपटॉप पर टीममेट से जुड़ चुकी थी। मिस लिन, स्पेशलिस्ट आ गया? हम तो डर से मरे जा रहे हैं। कंट्री ए के सामने हमारा क्या चांस है? लिन शुरन ने आराम से जवाब दिया। रिलैक्स, स्पेशलिस्ट यहीं है, अभी रीडिंग कर रहा है। उधर एक्साइटमेंट फूट पड़ा। लेजेंड आ गया, दिखाओ। लिन शुरन तो पहले से इंतजार कर रही थी। उसने ग्रिन के साथ कैमरा ऑन किया। स्क्रीन में हम दोनों दिखे। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स चुप्पी रही। फिर किसी ने पूछा, स्पेशलिस्ट इतना छोटा क्यों दिख रहा है? लिन शुरन ने मेरी तरफ देखा। मैं उसकी कमर तक भी नहीं पहुंचता था। वो बोली, अभी ग्रो कर रहा है, मिल्क नहीं दिख रहा। उधर किसी को हंसी नहीं आई, बस सूखी आवाज आई, यंग प्रोडिजी, मिस लिन जैसा, और हार्ड वर्किंग भी। सुबह सुबह पढ़ाई कर रहा है। लिन शुरन ने कैजुअली कहा, हाँ, वरना बेसिक प्रोग्रामिंग भी नहीं समझोगे। क्रैश कोर्स चल रहा है। पूरा कॉल चुप हो गया। काफी देर बाद किसी ने धीरे से पूछा, मिस लिन, ये मत कहना स्पेशलिस्ट ऐसा बच्चा है जिसके दूध के दांत भी पूरे नहीं गिरे। असल में मैं चाइनीज पढ़ना भी अभी सीख रहा था। प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन लिन शुरन ये बोल नहीं सकती थी। उसने सीना ठोक कर कहा, ट्रस्ट मी। अगर उसने कहा पॉसिबल है तो पॉसिबल है। सच कहें, इससे पहले अगर कोई उसे कहता कि एक बच्चा कंट्री ए की गवर्नमेंट वेबसाइट पर हमला करेगा, वो उसे पागल कहती। लेकिन मॉल वाली घटना के बाद उसका डर खत्म हो चुका था। मेरी शांति, मेरी स्पीड, मेरे कम शब्द, सबने उसके अंदर अजीब कॉन्फिडेंस भर दिया था। लेकिन टीममेट्स को कोई भरोसा नहीं था। उन्हें लगा लिन शुरन पागल हो गई है। तुम्हें पता भी है हम क्या करने जा रहे हैं? हम कंट्री ए की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट हैक करने वाले हैं। उनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। फेल हुए तो ठीक, लेकिन पकड़े गए तो जेल जाएंगे। तुम पावरफुल फैमिली से हो, तुम्हें बचा लेंगे। हमारे पास वो सेफ्टी नहीं है। जिसे खेलना है खेले। एक एक करके सब ऑफलाइन होने लगे। टीम टूट गई। लिन शुरन पहले समझी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स के बाद भी कोई वापस नहीं आया। सबने क्विट कर दिया था। डरपोक हो तुम लोग, सबके सब। टीम तुम लोगों ने बनाई थी, टाइटल जेब में डाल लिया, और अब लड़ने से पीछे हट रहे हो। भागना ही था तो पहले बोल देते, मेरा वक्त बर्बाद नहीं होता। लिन शुरन ने गुस्से में फोन पटक दिया। सैंस तेज चल रही थी। उसने एक एक करके सबको ब्लॉक कर दिया। फिर कुर्सी पर गिर गई। उसने मेरी तरफ देखा। मैं अब भी चुपचाप किताब पढ़ रहा था। वो कड़वी हंसी हंसी और हाथ बढ़ाकर मेरी किताब बंद कर दी। बस करो, ऑपरेशन खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखों में साफ उलझन थी। हम अब रोशनी नहीं बनेंगे। लिन शुरन ने लंबी सांस छोड़ी। रोशनी बनना इतना आसान नहीं होता। पूरे बड़े लोग पीछे हट रहे हैं, तो हम दो लोगों की क्या औकात? ऑफिशियल लोग शायद एक बयान देंगे, फिर सब भूल जाएंगे। ये सोचते ही उसे लगा जैसे सब बेकार है। जस्टिस के लिए हैकिंग करना एक खूबसूरत झूठ था। मैं उसकी आंखों का खालीपन पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन इतना समझ गया कि वो गलत कह रही है। सही काम इस पर थोड़ी डिपेंड करता है कि कोई बच्चा है या बड़ा। अगर वो कल वाला काम है तो मैं कर सकता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या आप फिर भी मेरे साथ चलोगी? व्हाट? लिन शुरन ने पलक झपकाई। फिर उसने मेरी आंखों में देखा। सीधी, अडिग, बिना डर वाली नजर। उसके सीने पर बैठा भारी पत्थर जैसे हट गया। वो धीरे धीरे सीधी बैठी। ठीक है, इस बार पूरा खेलेंगे। उसने लैपटॉप खोला और सीधे फोरम पर लिख दिया, पहली गोली हम चलाएंगे। उसने बस लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए लिखा था। लेकिन कुछ ही पल में कमेंट्स फट पड़े। सुना पूरी टीम भाग गई? अब अकेले क्या कर लोगी? मुझे तो पहले से शक था टाइटल पर। अब असली सच दिख रहा है। चलो, पहली गोली मुझ पर चलाओ, देखते हैं कितना दम है। मेरा आईपी भी नहीं ढूंढ पाओगी। अलायंस फोरम में सब बड़े नाम थे। कोई किसी को नहीं मानता था। लिन शुरन अच्छी थी, लेकिन वहां वो बस एक छोटी लड़की लगती थी। उसका खून खौल गया। वो वहीं लड़ने को तैयार थी। लेकिन फिर उसने नीचे देखा। मैं अब भी चुपचाप पढ़ रहा था, जैसे कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। उसके अंदर अचानक सुकून उतर गया। अभी ईगो दिखाने का वक्त नहीं था। उसे मेरे साथ काम करना था, और सही तरीके से करना था। अगले कई घंटे बार बार पूरा प्लान बनाया। दोपहर के 2 बजे इस फोरम में मजाक उड़ाने वाले रिप्लाईज बढ़ते जा रहे थे। मैंने किताब बंद की। मैं सीट पर बैठा और चारों स्क्रीन्स खोल दी। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक पर हमला शुरू हो चुका था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब पहले ही इस ऑपरेशन को खत्म मान चुके थे। फोरम पर लोग अब भी टीम को गालियां दे रहे थे।
कैसे चैंपियंस हैम्पियंस हैं ये? डार्क एम्परर के खिलाफ बस लक था। असली लोग सेकंड टियर में गिर गए। अब कंट्री ए से कौन लड़ेगा? तभी थ्रेड के सबसे नीचे किसी ने लिखा, अरे, कंट्री ए की वेबसाइट उड़ गई, जाकर देखो। पहले सबको लगा मजाक है। लोग स्क्रीनशॉट लेने गए ताकि वापस आकर हंस सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने होम पेज खोला, सब हो गए। पूरी स्क्रीन गहरे लाल रंग में बदल चुकी थी। हर तरफ बड़े बड़े खिले हुए पेनीज थे, दौलत और इज्जत की निशानी। एक भी शब्द नहीं, बस तस्वीरें। लेकिन हर अपने देश वाला उन्हें पहचान जाता। ये किसने किया? कमाल है। पीनीज फुल ब्लूम, अच्छे इंसान की पीसफुल लाइफ। मेरी माँ ने देखा, उल्टा कंट्री ए की तारीफ कर दी। पूरा माहौल पलट गया। फिर वही ओरिजिनल पोस्टर वापस आया। उसने सिर्फ 3 शब्द लिखे, पहली गोली। पूरा फोरम शांत हो गया। ठीक तय वक्त पर लीड टीम ने सच में हमला कर दिया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब किसी के पास सोचने का वक्त नहीं था। सब अपनी जगह भागे। बाकी टारगेट्स पर हमला शुरू हो गया। लिन हाउस की दूसरी मंजिल पर लिन शुरन ने रिप्लाई पोस्ट किया। फिर कुर्सी पर पीछे झुकी, सीटी बजाई और हैंसी रोक नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा। मैं पूरी तल्लीनता से काम कर रहा था। एक फोन की इमेज स्क्रीन पर खुली थी। उंगलियां लगातार चल रही थी। तुम्हारा दिमाग चलता कैसे है? कोई टेक्स्ट नहीं, बस पिक्चर्स। और वो भी इतनी सही जगह वाली। वो हैंस हैंस कर पेट पकड़ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में सचमुच कंफ्यूजन था, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। लिन शुरन एकदम चुप हो गई। फिर जोर से खांसने लगी। थोड़ा गिल्टी भी महसूस हुआ। पहले जब मैंने पूछा था कि ऑनलाइन लोग ग्रीट कैसे करते हैं, तो उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं। इसलिए उसने सबसे अजीब मीम पिक्चर्स वाला फोल्डर दे दिया था। उसे क्या पता था मैं पूरी सिंसेरिटी से पूछ रहा हूं। लेकिन नतीजा परफेक्ट निकला। उसके बाद चुपचाप इमेजेस ठीक करता रहा, विजुअल्स बेहतर करता रहा, साथ ही कंट्री ए की हर रिकवरी कोशिश रोकता रहा। मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था, बस नॉर्मल काम जैसा था। लेकिन दूसरी तरफ कंट्री ए की टेक्निकल टीम पागल हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, ये बहुत आगे जा चुका है, रिस्ट्रिक्शन हटाइए। क्या हम पीसफुली बात नहीं कर सकते? लिन शुरन कमेंट्स पढ़कर हंसी। पीसफुल बात, ये पहले सोचना चाहिए था। थोड़ी देर बाद कंट्री ए की स्टेट मीडिया ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दिया। कंट्री ए ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया। उन्होंने कहा, जो लोग इस साइबर अटैक के पीछे हैं उन्हें ढूंढकर सजा दी जाएगी। लिन शुरन तुरंत टेंस हो गई। उसने हमारी बनाई एंटी ट्रैकिंग सिस्टम की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। ये सिस्टम सच में बचा लेगी? कोड बहुत खतरनाक लग रहा था। लेकिन अगर कंट्री ए के पास हमसे भी बड़ा एक्सपर्ट हुआ तो? मैंने उसे दिलासा नहीं दिया, बस सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पिक्चर्स और सुंदर बनाऊंगा। लिन शुरन मुझे घूरने लगी। उसका इससे क्या लेना देना? मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, सुंदर चीजें सिंसेरिटी दिखाती हैं, ग्रीटिंग की सिंसेरिटी। उस पल लिन शुरन को सच में लगा, शायद दुनिया का सबसे सीधा और सच्चा इंसान हूं। लेकिन बड़ों की दुनिया सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। वो सीधी बैठ गई। अब आराम नहीं, अब बस टेंशन। वो लगातार कंट्री ए की ट्रैकिंग एक्टिविटी देखती रही, जैसे किसी भी पल पुलिस दरवाजे पर आ जाएगी। मैंने उसका डर महसूस किया। मैंने टाइपिंग रोक दी और उसकी तरफ देखा। आप जा सकती हो, अगर डर लग रहा है तो दूर हो जाओ। मैं पकड़ा गया तो आपका नाम नहीं लूंगा। लिन शुरन ने मेरी आंखों में देखा। उसे अचानक शर्म महसूस हुई कि वो डर गई थी। चलो, अगर तुम जैसा छोटा बच्चा नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरूं? वर्स्ट केस दोनों साथ पकड़े जाएंगे। उसने खुद को संभाला। लेकिन उसे देखते हुए मन में एक बात आई, हम दोनों एक जैसे नहीं थे। उसके पास फैमिली थी। अगर उसे कुछ होता लोग रोते। मैं मैं तो अनाथ था। मेरे मरने पर शायद किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैं कभी खतरे से नहीं डरता था। तभी फोरम पर प्राइवेट मैसेज आया। लिन शुरन ने खोला। दूसरी यूनिट का हैकर था। हे, तुम कौन सी एंटी ट्रैकिंग चला रहे हो? शेयर करोगी? नाम जाना पहचाना था। वही आदमी जिसने थ्रेड में उसका मजाक उड़ाया था। उसने बिना जवाब दिए चैट बंद कर दी। 2 मिनट बाद फिर वही मैसेज, फिर रिक्वेस्ट। लिन शुरन चिढ़ गई। सब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? डार्क एम्परर से पूछो। डार्क एम्परर अलायंस का सबसे बड़ा नाम था, सबसे पुराना, सबसे खतरनाक हैकर। अगर पिछली बार डिफेंस में गैप नहीं मिलता तो टाइटल वही जीतता। उधर से तुरंत जवाब आया, डार्क एम्परर सबसे पहले पकड़ा गया। कंट्री ए ने नया ट्रैकिंग प्रोग्राम बनाया है और सीक्रेटली दूसरे देशों को भी बेच दिया। जैसे ही हम अंदर गए, हमें कुत्तों की तरह भगा दिया गया। अब सिर्फ तुम दोनों बचे हो। लिन शुरन के चेहरे पर एक के बाद एक एक्सप्रेशन बदले। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, पूरी तरह स्टंट। उसे अब समझ आया कि जब वो डर रही थी तब वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर बैठी थी। छन छन, तुम सच में अनरियल हो। वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। अगर मुझे टच पसंद न होता शायद वो मुझे उठा ही लेती। अब डेंजर टल चुका था, इसलिए वो बाकी लोगों के बारे में सोच पाई। उसने पूरा मामला समझाया, फिर बोली, वैसे
हम चाहें तो सिस्टम शेयर ना करें। पहले उन्हीं लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था। प्रेशर फील मत करना। लेकिन सोचने के बाद फिर भी शेयर करने का फैसला किया। यही तो लाइट बनना है ना। लिन शुरन ब्लिंक करने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी। मैं अभी भी वही बात सोच रहा हूं। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई। हाँ, अभी तुम ही रोशनी हो, बहुत चमकदार, बहुत सुंदर। शाम 5 बजे 3 घंटे की लड़ाई आखिर खत्म हुई। हर टारगेट साइट पर लाल झंडे दिखाई देने लगे। न गालियां, न इंसल्ट। और सबसे पहली वेबसाइट हमला हुआ था। वहां अब भी वही खिले हुए पियोनीज थे। घर बैठे लोग ऑपरेशन की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे, देखो डिग्निटी किसे कहते हैं, देखो जवाब कैसे दिया जाता है। फॉरेन हैकर्स ने गालियों से शुरुआत की थी, लेकिन यह जवाब अलग लेवल पर था। ऑफिशियल लोग भी चुप रहे, शायद इसलिए कोई गंदी हरकत नहीं हुई थी। अगले दिन होम पेज बैनर भी पियोनी डिजाइन में बदल गया और लिन शुरन की फोरम पोस्ट ट्रेंड करने लगी। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था सब छो गए। कुछ ने अपनी पोस्ट्स डिलीट कर दी, बाकियों ने आकर थैंक यू लिखा। पुरानी बात भूलकर मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन लिन शुरन ने क्रेडिट नहीं लिया। उसने सबको रिप्लाई किया, मुझे थैंक मत करो, मैं नहीं थी, मेरा छोटा भाई बहुत जेनरस है। अटैक उसी ने लीड किया। लोगों ने मैसेज कई बार पढ़ा, फिर भी समझ नहीं पाए। किसी ने पूछा, सच वाला भाई या बस भाई बोल रही हो? लिन शुरन ने आई रोल वाला रिएक्शन भेजा, सगा भाई। सबको उसकी उम्र का अंदाजा था, इसलिए छोटा भाई सुनकर लोग और कंफ्यूज हो गए। उम्र कितनी है? लिन शुरन ने पूरे कॉन्फिडेंस से लिखा, इस साल 10 साल का हुआ है। बस पूरा अलायंस फोरम फट पड़ा। हर सेल्फ प्रोक्लेम्ड जीनियस को यह मानना पड़ा, जिस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया हिला दी एक बच्चे ने लीड किया था। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन अब कोई भी लिन शुरन पर शक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और मजाक उड़ाना तो दूर की बात थी। हाँ, प्राय मैसेजेस बहुत आ रहे थे। सब पूछ रहे थे, एंटी ट्रैकिंग सिस्टम बेचोगे? उस रात नहाकर लिन शुरन मेरे कमरे में आई। मैं नीले ब्लैंकेट में लिपटा था, पिक्चर बुक पढ़ रहा था। कुछ पल के लिए उसे खुद यकीन नहीं हुआ। क्या आज सच में इतना सब हुआ था? मैंने ऊपर देखा, वो संभली, हल्का खांसी। तो प्रोग्राम बेच रहे हो? हाँ। मुझे नहीं पता था कोड भी बिकता है। मैंने किताब पकड़कर पूछा, बहुत पैसे मिलेंगे? लिंचुरन हंस पड़ी। उसे पता था मेरे दिमाग में स्केल बस स्नैक्स का है, इसलिए उसने सीधा कंपैरिजन दिया, जितने स्नैक्स तुम लेते हो उससे 10 गुना ज्यादा। मेरी आंखें चमक उठी। तो बेचेंगे? परफेक्ट। अभी पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे, कल तुम्हारा खुद का अकाउंट खुलवाते हैं। वो थम्स अप दिखाकर चली गई और मैं बिस्तर पर लेटकर गिनने लगा। 10 पैकेट स्नैक्स। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये किसी भी फेरी टेल से बेहतर था। यून रुओयाओ के चेहरे पर दर्द और बेबसी साथ साथ थी। उस समय मुझे डर था गनमैन के साथी पुलिस को फॉलो करके उसके पास पहुंच जाएंगे। मैं बस उसे एक कवर देना चाहती थी। प्लान ये था, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। लिन स्वान अब भी गुस्से में थी। कौन सी डीएनए रिपोर्ट? दे डीएनए ए टेस्ट। मेरे फादर ने कहा था तुम्हारे फादर कल रिजल्ट लेने गए थे। अब यून रुओयाओ को समझ आया कुछ गड़बड़ है। वो सीधी बैठ गई। तुम्हारे फादर ने रिजल्ट नहीं बताया। अगर लिन स्वान सच जानती तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। लिन स्वान कंफ्यूज्ड हो गई। मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आज सुबह बस बोले, चेन चेन का हाउस होल्ड रजिस्टर करवाओ। मैंने धीरे से कहा, वो मुझे क्लेम करना चाहते हैं। यून रोया रुक गई। क्यों? लिन फैमिली कोई साधारण फैमिली नहीं थी। पुराना पैसा, बहुत पुराना। ऐसे लोग किसी भी अडॉप्टेड चाइल्ड को आराम से पाल सकते थे। तो फिर का रिश्ता ना होने पर भी मुझे अपनाने की जरूरत क्यों? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। लिन स्वान समझ चुकी थी। उसने दांत भींचकर कहा, उन्हें पेट्रियार्क की इनहेरिटेंस चाहिए। यून रुओ याओ चुप हो गई। अब सब साफ था। कंपनी घाटे में थी। लिन बिंगवेन को जल्दी पैसा चाहिए था और पेट्रियार्क की एस्टेट वही रास्ता थी। कुछ देर कार में साइलेंस रहा। फिर लिन स्वान मेरी तरफ मुड़ी। तुमने मुझे सच क्यों बताया? मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया, मैं लिन फैमिली हाउस होल्ड में रजिस्टर नहीं होना चाहता। लिन स्वान तुरंत समझ गई। सुबह पेरेंट्स की अचानक वार्मथ याद आते ही उसका दिल भारी हो गया। डोंट वरी, मैं तुम्हारा एक सेंट भी नहीं लूंगी और उन्हें भी नहीं लेने दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। आप उनसे अलग हो, आप अच्छी इंसान हो। उसकी आंखों में कुछ नरम पड़ गया। फिर उसने सोचा, अलग हाउस होल्ड रजिस्टर बनवा देते हैं। फ्रंट सीट से यून रुओ याओ बोली, उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी? लिन स्वान कंफ्यूज्ड। मैं तुरंत समझ गया, जमीन, घर, मतलब हाउस खरीदना पड़ेगा। यून रुओ याओ मुस्कुराई। मेरे अंकल रियल एस्टेट में है, ट्रस्ट हो तो मैं दिखा सकती हूँ। मेरे अंदर कुछ हिला। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसके अंकल शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर निकले।
हम सेल्स हॉल पहुंचे। यून रुओ याओ कॉल करके लौटी। अंकल बिजनेस ट्रिप पर हैं, लेकिन किसी को अरेंज कर दिया है। मैं ग्लास मॉडल के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर छोटे छोटे सुंदर बिल्डिंग्स थे। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा। मुझे पुराना घर याद आया, जला हुआ, दीवारों पर कालिक। ओल्ड मैन रोज थोड़ा थोड़ा साफ करता था। जब पूरा साफ हो जाएगा तब ये हमारा घर बनेगा। मैंने उससे पूछा था, क्या घर सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि हम दोनों उसमें रहते हैं? उसने सिर हिलाया। सच्चा घर साफ होता है, गर्म होता है, ऐसी जगह जहां लोग आना चाहें और फैमिली बनना चाहें। लेकिन वो दीवार कभी पूरी साफ नहीं हुई। उससे पहले ही ओल्ड मैन चला गया। अब इन मॉडल्स को देखकर मैंने सोचा, अगर मैं ऐसा घर खरीदूं, ओल्ड मैन खुश होता। तभी किसी ने मुझे धक्का दिया। ये बच्चा इधर क्या कर रहा है? महिला खुद टकराई थी, लेकिन शिकायत वही कर रही थी। मेरी ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है पता है? अगर खराब हो जाती तो? स्टाफ तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन वो और लाउड हो गई। इस ब्रैट को अपॉलॉजी करनी होगी। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है पेरेंट्स तुम्हें यहाँ ड्रीम दिखाने लाए हैं। तुम जैसे लोग पूरी जिंदगी काम करके भी यहाँ बाथरूम नहीं खरीद सकते। मुझे उसके परफ्यूम के नीचे एक फेमिलियर स्मेल आई। मैंने स्टाफ से पूछा, यहाँ बाथरूम बहुत महंगे हैं? स्टाफ ऐसी रोक नहीं पाया। महिला और भड़क गई। उसने मेरा कान पकड़ने की कोशिश की। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। वो बैलेंस खोकर ग्लास केस से टकरा गई। आह! उसका घुटना कट गया। साथ आया बॉल्ड आदमी पैनिक हो गया। महिला रोते हुए चिल्लाई, उस बच्चे ने किया, जस्टिस दिलाओ। बाल्ड आदमी स्टाफ पर चिल्लाया, इसके पेरेंट्स बुलाओ, कॉम्पेंसेशन दो, वरना सू कर दूंगा। तभी दो लड़कियां अंदर आईं, सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। लिन स्वान और यून रोया। लिन स्वान ने कोल्ड वॉइस में कहा, वाह, लोगों को निकाल भी रही हो। पता नहीं था पेंगचेंग रियल्टी तुम्हारा बिजनेस है। बाल्ड आदमी जम गया। मिस लिन। फिर यून रोयाओ को देखकर और डर गया। यून रोयाओ मुस्कुराई। उसने मेरी जान बचाई थी। लिन स्वान पीछे नहीं रही। मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर। बॉल्ड आदमी पसीने में भीग गया। वो झुककर बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन लिन स्वान ने रोक दिया। जिसने गलती की उसी से अपॉलॉजी करवाओ। महिला और गुस्सा हो गई। उसने बॉल्ड आदमी को थप्पड़ मार दिया। यूजलेस। अपनी औरत को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पूरा हॉल स्टंट। फिर उसने फोन निकाला, किसी को कॉल किया। कुछ मिनट बाद मैनेजर आया। महिला के पास पहुंचते ही उसका टोन बदल गया, पूरी बटरिंग। फिर वो यूनरुओ याओ और लिन स्वान की तरफ मुड़ा। ये प्रीमियम सेल्स सेंटर है, चिल्ड्रन डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपॉलॉजी दीजिए। यूनरुओ याओ ऑलमोस्ट हैंस पड़ी। मेरे फादर का सरनेम यून है। तुम्हारा बॉस उन्हें जानता है। मैनेजर एक पल हिचका, लेकिन पीछे खड़ी महिला ने कोल्ड साउंड निकाली और वो फिर सीधा हो गया। रिगार्डलेस, पेंचिंग रियल्टी क्लाइंट्स फर्स्ट रखता है। अपॉलोजाइज इमीडिएटली।